से। और आपको शायद याद होगा कि वेंडर्स के लिए हमने कंडीशन क्या रखी थी कि डीए डीआर कितना होना चाहिए, कम से कम 30, और जो ट्रैफिक है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए, 1000। ठीक है ना सुन। उसके बाद हमने अब इनसे राब्ते कैसे करने हैं, इनके कॉन्टेक्ट निकालना हमने सीख लिए थे मेरे ख्याल। आपको याद है ना कि हमने कॉन्टेक्ट ईमेल निकालना है या कॉन्टेक्ट फॉर्म निकालना है। और मुझे बताएं अगर आपको याद है कि अगर कॉन्टेक्ट ईमेल या फॉर्म ना मिले तो फिर हमने क्या किया था। अगर कॉन्टेक्ट ईमेल या उसका यूआर जो कॉन्टेक्ट फॉर्म है वो ना मिले तो फिर हम क्या करते हैं, उसके सोशल मीडिया पेजेस पे जाके रब्ता करते हैं। तो मुझे बताएं कोई ऐसा केस आपके सामने आया है कि जिसमें आपको ना ईमेल आईडी मिली हो ना कॉन्टेक्ट फॉर्म मिला हो तो आपको सोशल मीडिया पे जाना पड़े। तो सोशल मीडिया पे जाके आपको रिजल्ट्स मिल गए हैं कि नहीं मिले। तो जिनके आपको नहीं मिलते तो उनको हम स्किप कर देना, ठीक है। उनको सिंपली उनको इतना हमें टाइम उसके पे नहीं लगाना। तो अगर तो कोई बहुत अच्छा वेंडर होगा ना, उसकी ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो, डीआर बहुत ज्यादा, बड़ी अच्छी साइड हो, तो फिर ठीक है, वरना उसको स्किप कर देना, कोई मसला नहीं। आप किसी और पे फोकस करें। फेसबुक पे मेल मिल मिल गई है। हाँ जी, काफी साइटों की मिल जाती है, कुछ की नहीं भी मिलती, तो ये एक मिक्स सूरत हाल होती है। बहरहाल जी, अभी मेरे ख्याल 42 पार्टिसिपेंट्स हैं। शायद सब लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। जो नहीं सब जरा मेक श्योर करने के जो इस ग्रुप के ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो सब तक हमारा लिंक पहुंच गया, जिससे हमने मीटिंग स्टार्ट की है आज। जरा ये मेक श्योर कर लें ताकि एज अर्ली एज पॉसिबल सब लोग ज्वाइन कर लें। अच्छा जी। डू फॉलो लिंक्स का कैसे पता चलेगा, प्लीज ये भी बताइएगा। ये मैंने बताया था आई थिंक फर्स्ट लेक्चर में। फर्स्ट लेक्चर में बताया था, मैं इसे रिपीट कर देता हूँ ऐसे तो देता माइक सही से लगाऊं, आवाज सही नहीं आ रही। जुनेद साहब आवाज का मसला आ रहा है कोई। आवाज का मसला नहीं है, वो शायद आपकी तरफ से होगा आई थिंक। आवाज क्लियर है ना, बस ठीक है। वो उनकी तरफ से शायद स्पीकर का इशू होगा, जरा उसको जरा ठीक करने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा जी, तो ये कह रहे हैं जी कि ये जो फाइबर, जी जी, फैन हमने इसलिए नीचे करवाया हुआ है इसका कि जब थोड़ा सा ऊपर करते हैं ना तो ये इसको जब हवा पड़ती है प्रोजेक्टर को तो इसका टेम्परेचर लो हो जाता है। टेम्परेचर लो हो जाता है। आप थोड़ा सा आगे बैठ जाएं, ये भी कुछ देर में ठीक, कुछ कुछ देर में ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह भी, ठीक है, परेशानी की बात। अच्छा जी, तो ये जो फाइवर जैसे प्लेटफॉर्म है इन पे लोग $20 $40 पे सर्विस दे रहे हैं, कुछ इनमें से एक्सपेंसिव हैं। क्वेश्चन ये है कि जब हमें वेंडर साइड से रेट ही मिनिमम 40 मिल रहा होगा तो इससे अब हम, तो ये भी बातें हमारी आज की हैं। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में जिक्र किया था कि लो प्राइस वाली जो साइट्स है वो कहाँ से ढूंढनी है हमने, उस बारे में बात करनी है हमने। ऑथर साइट्स क्या होती है और एडमन साइट्स, एडमन पोस्ट क्या होती है, ऑथर पोस्ट क्या होती है, ये सारी बातें हमने करनी है, ठीक है जी। इस पे बात करेंगे इंशाल्लाह। अभी मेरे ख्याल में फिलहाल अभी चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। और जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं आपको इंशाल्लाह आज लेक्चर के बाद 15-20 मिनट क्वेश्चन आंसर सिर्फ आपके साथ करेंगे सेपरेटली। तो आज का लेक्चर हमारा ईमेल्स के बारे में है कि ईमेल हमने करनी कैसे, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये हमारा जीमेल हमने ओपन कर लिया है और मैंने आपसे कहा था कि आपने 4 ईमेल एड्रेस बनाने हैं। 2 ईमेल एड्रेस बनाने हैं आपने वेंडर्स के लिए और 2 बनाने हैं आपने क्लाइंट्स के, ठीक है जी। बताया था मैंने कि बताया था, चलिए याद बता दिया मैंने आपको। आपने 4 ईमेल एड्रेस बना लेने हैं, ठीक है जी। अगर आपके ऑलरेडी पुराने ईमेल एड्रेसेस हैं तो वो भी ठीक है, ठीक है जी। असल क्वेश्चन, बड़ा कॉमन क्वेश्चन यहाँ पे होता है, ये शायद किसी ने क्वेश्चन किया भी था लास्ट लेक्चर में कि सर ये जो ईमेल एड्रेस हम किस नाम से बनाए, कोई पाकिस्तानी नाम से बनाए या किसी गोरे के नाम से बनाए। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि अगर आपने वेंडर्स को अप्रोच करना है तो मैं रेकमेंड यही करूंगा कि पाकिस्तानी नेम से आपका ईमेल एड्रेस होना चाहिए, क्योंकि जितनी भी गेस्ट पोस्ट सेलिंग वेबसाइट्स है ना वो ज्यादातर पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, ऐसे कंट्रीज से जो प्रॉपर गेस्ट पोस्ट सेलिंग कर रही हैं। अब ऐसे लोगों को जब किसी गोरे के नाम से मेल आती है ना तो वो समझता है इसका बजट हाई होगा, डॉलर में पे करेगा, बजट इसका हाई होगा, तो वो आपको प्राइस बताते ही जाता है। और अगर आपका पाकिस्तानी नाम से ईमेल एड्रेस होगा तो वो पता लगा लेते, उन्हें आइडिया हो जाता है कि पाकिस्तानी जो है ना ज्यादा पे नहीं करते, तो वो आपको प्राइस बताते ही नॉर्मली कम बताते हैं। कुछ लोग हाई बता देते हैं लेकिन मैक्सिमम लोग जो है ना फिर प्राइस कम बताते हैं। तो वेंडर्स को अप्रोच करने के लिए पाकिस्तानी ईमेल एड्रेस हो, दैट्स इनफ, उसमें कोई मसला नहीं है।
अगर आपने क्लाइंट्स को अप्रोच करना है, जब हमारी बारी आएगी क्लाइंट्स को अप्रोच करने की, तो वहां देखेंगे। उसके लिए आप चाहे किसी गोरे के नाम से ईमेल एड्रेस बना लें, कोई इशू नहीं है। पाकिस्तानी नाम से भी हो सकता है और गोरे के नाम से, दोनों चल सकते हैं। अच्छा जी, अब ये तो 4 ईमेल एड्रेस वाले बनाने हैं, उसकी रीजन क्या है वो आज आपको इंशाल्लाह समझ आएगी। तो अ, आपने जब 4 नए ईमेल एड्रेस बनाने हैं ना, आपने एक काम करना है। वो काम ये है कि आपने अपने इन ईमेल एड्रेसेस को थोड़ा सा वार्म कर लेना है, वार्म अप कर लेना है। अब मसला ये है कि आपसे कुछ देर पहले, 2 माह पहले तक सर्विसेज अवेलेबल थी ईमेल वार्म अप की। कि कई कंपनी ऐसी थी जो कि हमें ईमेल वार्म अप करके दे देती थी फ्री में। सर मैंने एक वीडियो की थी जी मैस के ऊपर, वीडियो मेरी मौजूद है चैनल के ऊपर। तो जी मैस के थ्रू हम क्या करते थे, अपने ईमेल एड्रेस को वार्म अप कर लेते। अच्छा, वार्म अप से मुराद जरा ये बात सुन ले कि जब भी हम कोई नई ईमेल आईडी बना के उससे मेल करते हैं ना, उससे हम पहले दिन ही 50 मेलें कर देते हैं, तो गूगल को शक बढ़ जाता है कि ये बंदे ने आज ही मेल बनाई है और आज ही मेलें करना शुरू कर दी हैं, ये लाजमी स्पैमिंग कर रहा हो। तो गूगल क्या करती है, वो आपकी इन ईमेल्स को प्रॉपरली डिलीवर नहीं होने देती, वो आहिस्ता आहिस्ता स्पैम में फेंकना शुरू कर देती है। जो डिलीवरेबिलिटी आपकी है वो कम हो जाती है। लेकिन अगर आपका ईमेल एड्रेस थोड़ा पुराना हो, जिसपे पहले मेल्स जाती भी हो, वहां से रिप्लाईज भी आते हो, अगर ऐसी सूरत हाल हो, तो फिर क्या होता है, फिर गूगल को पता होता है यार इसको रिप्लाईज भी आ रहे हैं, ये बंदा स्पैम नहीं कर रहे, लोग इसको सीरियस ले रहे हैं और रिप्लाई भी कर रहे हैं। तो जब गूगल आपको सीरियस ले लेता है, फिर आपकी जो मेल्स हैं वो मैक्सिमम लोगों के इनबॉक्स में जाना शुरू हो जाता है। तो ईमेल करने से पहले एक चीज हमने मेक श्योर करनी है कि क्या हमारा जो ईमेल एड्रेस है वो थोड़ा सा वार्म अप हो चुका है कि नहीं हुआ। मैंने बताया इसका मतलब बड़ा सिंपल था। जी मैस वो क्या करता था, हम उसके साथ वार्म लगा देते थे, और वो क्या करता था कि ऑटोमेटिकली जितनी हम सेट कर देंगे उस पर फ्रीक्वेंसी, रोज की उतनी मेल उसने सेंड करनी है आगे अपने ही ईमेल एड्रेसेस के ऊपर, उनको रिसीव करवाना है ईमेलों को। अगर स्पैम में गई है तो उससे फिर दोबारा फेंक देते हैं इनबॉक्स के अंदर, और वहां से रिप्लाई भी करवाते हैं। मेरी बात समझ आई आपको? इस तरीके से जब रो पहले दिन 5, अगले दिन 10, अगले दिन 15, फिर 20, फिर 30, आहिस्ता आहिस्ता ऑटोमेटिक सिस्टम था वो, मेलें बढ़ती जाती हैं और हफ्ते डेढ़ हफ्ते के अंदर क्या होता है, हमारा जो अकाउंट है वो वार्म अप हो जाता है। उसके बाद हम जो एक्चुअल मेल्स करते हैं वो फिर आगे स्पैम में नहीं जाती, वो मोस्टली ईमेल्स हमारी इनबॉक्स में ही जाती है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसका ऑल्टरनेट अब क्या है? इसका ऑल्टरनेट ये है कि आप इतने सारे माशाल्लाह स्टूडेंट्स हैं, और यहाँ पे क्लास के अंदर ऑलमोस्ट 300 प्लस हमारे पास उसके मिला के, अगर आप सिंपल एक काम कर लें कि 4-5 लोग मिलके छोटा सा ग्रुप बना लें, 5 लोग मिलते हैं ना, तो दैट मीन्स ये 20 ईमेल एड्रेस बने, उसको रिप्लाई भी करें। इस तरीके से क्या होगा, 4-5 लोग मिलके कर रहे होंगे, 1-2 दिन के अंदर सबके ईमेल एड्रेस के ऊपर थोड़े बहुत वार्म अप हो जाए। उतने नहीं हो जितने पहले हुआ करते थे। उस वो हो जाता है, हो जाता है, लेकिन जब आप एक्चुअल मेल शो करते हैं ना, 2 दिन में वार्म अप कर लिया, अब जब आपने वेंडर्स को मेल करनी है, उससे क्या होगा, अब वो एक्चुअल मेल्स हो रही हैं, फिर एक्चुअली आपको रिप्लाई आएंगे, तो ये मेल आपकी वार्म अप रह रही है। जब आपको रिप्लाईज आना बंद हो जाए ना, अगले बंदे या आप किसी एड्रेस पे आप मेल कर रहे हैं, अगर मेल आपकी बाउंस हो गई है, मेल बाउंस होने से मुराद क्या, एड्रेस ठीक नहीं है, मेल डिलीवर नहीं हुई आपकी, एड्रेस गलत था, ये ईमेल वो बंद हो चुका है। ऐसी सूरत हाल आए और आपने 100 मेल, आपकी 20-30 बाउंस हो, तो गूगल को फिर शक बढ़ जाएगा। मेरी बात समझ रहे? जब तक ईमेल आपकी बाउंस ना हो, तब तक गूगल इतना माइंड नहीं करती। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि चाहे नया ईमेल एड्रेस है चाहे पुराना है, लिमिट हमारे पास होती है 500 ईमेल्स पर डे। आप एक जीमेल अकाउंट से 500 ईमेल्स कर सकते हैं एक दिन के अंदर, लेकिन आपने शुरू में स्टार्टिंग में 50 से ज्यादा नहीं करने। जितनी ज्यादा मेल्स करेंगे ना, फर्ज करें आपने 50 मेल्स किए हैं, 10 बाउंस हो जाएंगी 20 में से, ये सेफ है। 5-10 बाउंस होंगी, ये सेफ सेफ है। 100 मेले करेंगे तो 20 बाउंस हो जाएंगी, 200 मेले करेंगे तो 40 बाउंस होंगी। जितनी ज्यादा मेले करेंगे उतनी बाउंस होने की रेशो भी क्या हो जाएगी, ज्यादा, उतना शक ग्रुप ज्यादा होगा। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि स्टार्टिंग में ज्यादा मेल्स नहीं करने। आप 50 मैक्सिमम 40 टू 50 से बना ले, अपने किसी बहन के नाम से बना ले, किसी भाई के नाम से बना ले, ठीक है, हो सकता है डेफिनेटली।
क्वेश्चन है? ईमेल एड्रेस बनाना नहीं आता आपको? ओके। चले भी क्लास के बाद अगर स्टाफ आते हैं यहाँ पे, सुल्ला साहब, या बड़ा सिंपल सा काम है, मुश्किल काम नहीं है, 2 मिनट बन जाएगा। जीमेल प्रेफरेबल है, जीमेल का सर्वर जरा स्ट्रांग है तो बेहतर जीमेल पे बना लें। ठीक है। अच्छा जी, बहरहाल अब बाकी कोशिश करेंगे आज से ना, हमने कोशिश ये करनी है कि जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे लास्ट पे रखने हैं हमने, ताकि हमारे लेक्चर का सीक्वेंस जो है ना वो डिस्टर्ब ना हो गए। ठीक है ना? तो अभी हम ऐसा करते हैं, लेक्चर प्रॉपरली अब अगली बात स्टार्ट करते हैं कि ईमेल हमने क्या करनी है और किस तरह करनी है, किसको करनी है, ये सारी बातें हमने देखनी है। तो यहाँ पे देखिए ईमेल के अंदर, यहाँ पे जरा मैं इसको रिफ्रेश कर लूँ। ये एक स्पेसिफिक ईमेल एड्रेस है। पहले मैं 2 ईमेल एड्रेस से मेल करता था, वो मेरे पर्सनल ईमेल एड्रेसेस थे। लेकिन अब जब से कंपनी बनाई है मैंने और वेबसाइट बनाई है उसकी, तो मैं उस कंपनी की ईमेल एड्रेस से मेल करता हूँ, ऑफिशियली करवा रहा हूँ। अब जितनी मेल्स हो रही है इस एड्रेस से हो रही है। यहाँ पे क्या करते हैं, कंपोज पे क्लिक करना है हमने। कंपोज पे क्लिक करने के बाद अब देखिएगा कि इसे क्या हो गया, जरा सिर्फ 1 मिनट ठहरिएगा, डिस्कनेक्ट हो गए। ओके जी, ले जी। तो ये हमने क्या करना है, यहाँ पे सिंपली कंपोज पे क्लिक करना है। कंपोज पे जब क्लिक करेंगे तो ये विंडो आपके सामने ओपन होगी। तो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे ये मैंने इसके साथ चूंकि हब स्पॉट कनेक्ट किया हुआ है, तो उसको जरा मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। हब स्पॉट क्या है, वो तो ये सीआरएम है। इसकी मदद से हम मैनेजमेंट कर लेते हैं, वेंडर्स को मैनेज करना है या क्लाइंट्स को मैनेज करना है तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन थोड़ा सा शुरू में आपके लिए थोड़ा सा शायद डिफिकल्ट हो जाए, इसलिए आपको मैं रिकमेंड नहीं कर रहा या बता नहीं रहा इसके बारे में। तो आपने करना है यहाँ पे ये जी कि ये जो रिसेपिएंट है इसके अंदर आपने उसका ईमेल एड्रेस पुट करना है जिसको आप मेल करने जा रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद सब्जेक्ट लाइन, सब्जेक्ट लिखना है आपने। अच्छा जी। अब सब्जेक्ट जो मैं लिखता हूँ या मैंने रिकमेंड किया हुआ एक पर्सन है, मतलब जो मेरे बिहाफ पे डेली बेसिस पे मेले करते हैं 50, और डेली बेसिस पे 50 मेल्स करके उनके साथ डील करते हैं और लिस्ट में डाटा बैंक भरते जा रहे हैं। हमारा डाटा बैंक जो है ना मुसलसल ऐड बढ़ता जा रहा है, उसमें साइटें ऐड होती जा रही हैं। अच्छा, वो मैंने ईमेल एड्रेस, वो जो सब्जेक्ट लाइन है मैंने क्या चूज की हुई है जरा यहाँ देखिएगा, ये है जी कि लुकिंग फॉर गेस्ट पोस्ट ऑन, आगे आगे हमारे पास वेबसाइट का नेम। ठीक है। या हम ये कह सकते हैं गेस्ट पोस्ट रिक्वेस्ट। मतलब ये रीमेल करना इंतहाई नेगेटिव पैसे लेंगे आपसे। मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट लाइन मैंने फर्स्ट लाइन लिख दिया, लुकिंग फॉर अ गेस्ट पोस्ट ऑन प्लान वेबसाइट। अच्छा, एक चीज आपने याद रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो क्या है, तो जब भी आपने किसी भी वेंडर साइट को मेल करनी है तो आपने सब्जेक्ट लाइन में या आपने ईमेल के अंदर, यहाँ पे जब ईमेल लिखेंगे ना उसके अंदर आपने उस वेबसाइट का जिक्र लाजमी कर देना। उस वेबसाइट का जिक्र लाजमी कर देना। देखिए उसकी वजह क्या है, आज के दिन फर्ज करें आपने 50 मेलें की, कल फिर 50 मेलें की, परसों फिर 50 मेलें की, जब आपको 150 साइटों से रिप्लाई आया तो आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे ये किसका रिप्लाई आया है? आपको बार बार ईमेल कॉपी करके लिस्ट में जाके चेक करना पड़ेगा ये किसकी ईमेल थी। मेरी बात समझ रहे हैं ना? वो 150 ईमेलें जब इकट्ठी हो जाएंगी आपके पास इनबॉक्स के अंदर, तो कैसे वेरीफाई करेंगे कौन सी ईमेल किस वेबसाइट से आई है? तो इसलिए इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमने निशानी रखनी है कि जब फर्स्ट मेल करनी है उसके सब्जेक्ट लाइन में या उस ईमेल के कंटेंट के अंदर हमने उस वेबसाइट का जिक्र लाजमी कर देना है। जिस तरह मैंने आपके सामने यहाँ बता दिया
कि लुकिंग फॉर अ गेस्ट पोस्ट ऑन फ्लाम वेबसाइट। अब देखिए जब मुझे रिप्लाई आया है ना, तो रिप्लाई मुझे जब आया है तो मुझे पता चल गया ये मुझे फ्लाम वेबसाइट का रिप्लाई आया है, newhouse.com.au। मेरी बात समझ रहे हैं? मुझे सिर्फ लाइन से ही आइडिया हो गया है कि ये मुझे फ्लाम वेबसाइट से रिप्लाई आया है। ठीक है जी। इस तरीके से हम जरा इजीली अपने डाटा को मैनेज कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज भी होगी। नंबर टू इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी आपने मेलें करनी है, आपने सबसे पहले यहाँ पे ये जो एक एक्सटेंशन है मेल ट्रैक की, मेल ट्रैक ये एक्सटेंशन है, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना। मैं आपके सामने यहाँ बताता हूँ कि आपने गूगल पे वही सर्च करना है। यहाँ पे सर्च करेंगे ना मेल ट्रैक, ये देखें ये आ गया जी, मेल ट्रैक डॉट आई ओ। आपने क्रोम पे चले जाना है, क्रोम डॉट गूगल, ये जो स्टोर है इनका, यहाँ जाएंगे और यहाँ जाके आपने इसको कर लेना है ऐड टू क्रोम, जिस तरह हमने मोस्ट एक्सटेंशन ऐड की थी, सेम वही प्रोसेस है। इसे करेंगे ऐड टू क्रोम। उसके बाद जब आपने ईमेल पे आएंगे ना, तो वो आपसे कहेगा इसको लिंक कर लें अपने ईमेल के साथ। तो आपने मेल ट्रैक को लिंक कर लेना है किसके साथ? अपनी ईमेल के साथ लिंक करेंगे। उसके बाद फायदा क्या होगा कि जब भी आप मेल्स करेंगे तो ये आपको नोटिफाई कर देगा कि कौन सी मेल आपकी डिलीवर हो रही है और कौन सी मेल आपकी डिलीवर नहीं। देखिए व्हाट्सएप पे क्या होता है, व्हाट्सएप पे होता है ना ऐसा कि जब आपका मैसेज चला जाता है तो ये सिंगल टिक आ जाता है, डबल टिक से मुराद क्या है कि मैसेज डिलीवर हो गया है। और जब दोनों ग्रीन हो जाए उसका मुराद क्या है कि वो उसने रीड कर लिया, सीन कर लिया उसने। इस तरह ईमेल का पता नहीं चलता हमें इस तरह। लेकिन अगर आप मेल ट्रैक या देखिए 60 आ रहे हैं तो पढ़ने के बावजूद भी हमें रिप्लाई नहीं किया, तो फिर हमें कोई डिफरेंट मेल करनी चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं ना? पहली चीज हम देखो पुराना परेशान होते रहते हैं, 100 मेले किए रिप्लाई कोई भी नहीं आया। क्या पता 100 मेले आपकी डिलीवरी ना ही हो, अगले बंदे ने पढ़ी ना हो। तो बजाय इसके कि हम डाउट में रहे, हम क्या करते हैं इसको क्लैरिफाई कर लेंगे। ठीक है जी? हमें इससे आइडिया हो जाएगा कि कितनी मेलें हमारी डिलीवर हो रही हैं, कितनी हमारी सीन हो रही है, कितनी सीन नहीं हो रही, ताकि हमें तसल्ली रहे लो जी इतनी इतनी देखी है क्लाइंट ने या वेंडर ने, इतने लोगों ने मुझे रिप्लाई किया। बहरहाल जी, आपने दो काम पहले लाजमी कर लेने हैं। एक तो आपने लाइन में या कंटेंट में वेबसाइट का जिक्र लाजमी करना है, और नंबर टू आपने ईमेल ट्रैक को लाजमी ऑन कर लेना है जी। देखिए लिखना सिर्फ आप इसको, तो सिर्फ लिखेंगे आप। देखिए मैं ऐसा लिखूंगा ना, अब लुकिंग फॉर गेस्ट पोस्ट ऑन, अब लेट्स सपोज मैं कहता हूँ टाइम बिजनेस न्यूज डॉट कॉम। मतलब आपने सिर्फ वेबसाइट का ये जिक्र कर देना है ना इस तरीके से। आपने जो भी वेबसाइट है इसको मेल कर रहे हैं उसका जिक्र करना है, ये नहीं करना कि सबको मेल करे लेकिन वेबसाइट एक ही की हो आपने, वैसा नहीं करना। इस वेबसाइट को मेल कर रहे हैं, सब्जेक्ट में आपने उसका नाम मेंशन करना, ताकि हमें पता चले कि ये मेल मैंने किसे की थी, और जब मुझे रिप्लाई आया है तो मुझे फलां साइड से रिप्लाई आया है, मैं उसका आइडिया हो जाए। ठीक है ना? बस सिर्फ नाम लिखें जैसे मुझे लिख लें, इसको कोई इशू नहीं है। अच्छा बहरहाल जी, अब ये करने के बाद अगला एक चीज और देखिएगा कि अब मैंने क्या किया हुआ जी, हमने ये किया हुआ है कि मैंने जिस पर्सन को साथ यहाँ पे अपने साथ हायर किया हुआ है कि वो उन्होंने कुछ टेम्पलेट्स अपने पास सेव कर ली, ईमेल टेम्पलेट्स। ईमेल टेम्पलेट कैसे सेव करते हैं मैं उसके बारे में बताता हूँ ये आपको, लेके देखिए कितना आसान काम है। एक दफा मैंने मेल लिख ली है, उसके बाद उसे मैंने यहाँ सेव कर दिया। अब देखिएगा जरा क्या होगा, ये टेम्पलेट्स आ रहे हैं, ये तीन डॉट्स पे मैंने क्लिक किया पहले, उसके बाद यहाँ टेम्पलेट्स आ रहे हैं, और ये है जी यहाँ पे कहीं आ रहा होगा लुकिंग फॉर अ गेस्ट पोस्ट ऑन, ये वाला। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, देखिएगा क्या होगा। जब उस पर मैंने क्लिक किया तो पूरी की पूरी मेल लिखी लिखाई मेरे सामने आ गई। ठीक है जी। अब यहाँ देखें, यहाँ वेबसाइट के लिए मैंने जगह छोड़ी हुई है, यहाँ हम क्या करेंगे उस वेबसाइट का नाम लिख देंगे। उसके बाद बाकी ईमेल सारी वही है, और मैंने ईमेल के अंदर भी देखें वी आर इम्प्रेस्ड विद द कंटेंट ऑन योर वेबसाइट, मैंने यहाँ भी उसकी वेबसाइट का जिक्र कर दिया। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने क्या किया जी, अब ईमेल हम कर क्या रहे हैं जरा देखिएगा कि ट्रस्टिंग दैट यू आर फाइन देयर आई एम एसन आउटरीच मैनेजर एट गेट गेस्ट पोस्ट डॉट कॉम। तो मैंने इनको डेजिग्नेशन एक मेंशन किया हुआ है आउटरीच मैनेजर का, और ये मेरी वेबसाइट है या मेरी कंपनी वेबसाइट है।
तो उसने कहा जी मैं इस कंपनी में आउटरीच मैनेजर हूँ, वी आर इम्प्रेस विद द कंटेंट ऑन योर वेबसाइट, लेट्स कोलैबोरेट, वी विल पब्लिश गेस्ट पोस्ट ऑन योर वेबसाइट फॉर आवर क्लाइंट्स, विल पे यू फॉर द सेम। कि हम अपने क्लाइंट्स के लिए आपके वेबसाइट पे गेस्ट पोस्ट लगाएंगे और आपको पे करेंगे। आई वुड रिक्वेस्ट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर क्लैरिटी पर्पसेस प्रायर टू मेकिंग अ डील। तो डील बना करने से पहले मुझे ये जरा इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब ये वो चीजें हैं जो कि आपने लाजमी 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 पूछनी है। ये चीजें क्या है? तो देखिएगा, देखिए सबसे पहले, व्हाट इज द प्राइस फॉर जनरल पोस्ट? एक क्वेश्चन आपने क्लाइंट उससे वेंडर से पहले पूछ लेने हैं, क्योंकि ये सारे सवालात वो होंगे जो कि क्लाइंट हमसे पूछता है। तो पहले से अगर आपकी डील ना हुई हो, ये चीजें पता ना हो, तो फिर हमें बार बार वेंडर के पास जाकर उसे पूछना पड़ता है बताओ क्या होगा ये। तो बजाय इसके कि हम क्लाइंट को वेट करवा के फिर वेंडर से पूछ रहे हो और उतनी देर में क्लाइंट भाग जाए, उससे बेहतर नहीं कि हम क्लाइंट जरा साथ साथ जो है ना इसको पहले से ही वेरिफिकेशन सारी कर लें। अच्छा जी, तो पहला पॉइंट क्या, व्हाट इज द प्राइस फॉर अ जनरल पोस्ट? अब जरा बात समझिएगा, जनरल पोस्ट से मुराद क्या होता है कि ये जो आम नॉर्मल निशीज हैं, ऐसी निशीज जिनको गूगल जो है वो जरा भी माइंड नहीं करती इसके बाद। कोई हेल्थ का आर्टिकल है, फैशन का है, ब्यूटी का है, ट्रैवल है, होम इम्प्रूवमेंट है, बिजनेस है, टेक्नोलॉजी है, ये तमाम जनरल टॉपिक्स हैं। अगर इस तरह के जो जनरल टॉपिक्स हैं इनके ऊपर कोई आर्टिकल होगा उसे हम कहते हैं जनरल पोस्ट है। ठीक हो गया जी? तो पहले हमने इसी प्राइस पूछनी है कि व्हाट इज द प्राइस फॉर जनरल पोस्ट, बताएगा हमें। उसके बाद अगली बात क्या है, व्हाट इज द प्राइस फॉर अ सीबीडी पोस्ट? देखिए सीबीडी जो है, सीबीडी, इसके अलावा जो कैसीनोज है, गैम्बलिंग है, इवन बाज का क्रिप्टो, वैसे क्रिप्टो के बाद का रेट ज्यादा होता है लेकिन क्रिप्टो वैसे इस कैटेगरी में नहीं आती है, इनके रेट्स निस्बतन ज्यादा होते हैं। सीबीडी जो है ये इसको उर्फे आम में हम कह सकते हैं ये भांग है। भांग समझते हैं ना, नशावर चीज है। तो सीबीडी जो है, अगर इसके मुतालिक कोई पोस्ट लगानी हो तो वेबसाइट जो वेंडर साइटें होती हैं कहती हैं ये चूंकि नशावर चीज के बारे में है, तो हम ये आपको जो है वो एक्स्ट्रा पैसे लेंगे आप। हाँ जी, मेडिसिन मतलब सीबीडी मेडिसिन के तौर पे भी इस्तेमाल होती है ना, लगवा सकते हैं उसको, लेकिन प्राइस उसकी ज्यादा ही होगी डेफिनेटली। जी, तो बात हमारी क्या हो रही थी, सीबीडी पोस्ट। सीबीडी पोस्ट मैंने बता दिया। तो सीबीडी पता कि एक्चुअली क्या है, मैंने भांग का लफ्ज इस्तेमाल कर लिया है, लेकिन सीबीडी एक्चुअली क्या है कि भांग में से उन्होंने क्या किया हुआ है, नशे वाला एलिमेंट निकाल दिया। और मतलब इन सिंपल इन जनरल अगर बात करें तो ये है कि भांग के अंदर दो तरह के एलिमेंट्स हैं, दो तरह के उसके इंग्रेडिएंट्स हैं। क्या कौन से, एक नशा नशे वाला है, दूसरा फायदेमंद है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उसके जो नशे वाला एलिमेंट है वो निकाल दिया। अब सिर्फ क्या बाकी बचा उसका, जो फायदेमंद एलिमेंट है बाकी बचा, उसको हम कहते हैं सीबीडी। अब ये जो फायदे वाला एलिमेंट है ये इतना फायदेमंद है कि यूएसए में तो अक्सर लोग स्टेट्स के अंदर वो सोच रहे हैं कि इसका जो है ना वो धुआं जो है ना पूरी फिजा में छोड़ा जाए ताकि लोग इसको इनहेल करें और उनको फायदा पहुंचे, उनकी सेहत बेहतर हो। लेकिन कुछ स्टेट्स में अभी भी ये मतलब बैंड है, उसको ये उन्होंने स्टेट वालों ने ओपनली अलाउ नहीं किया हो। तो बार गूगल इसको थोड़ा सा माइंड करती है, इसलिए इसकी जो प्राइस है वो थोड़ी डिस्पटन क्या होती है, ज्यादा होती है। इसके अलावा जो गैम्बलिंग है, गैम्बलिंग समझते हैं ना, जुआ, और जो कैसीनोज हैं, कैसीनो गैम्बलिंग में क्या फर्क है पता होगा आपको। गैम्बलिंग जुए को कहते हैं और कैसीनो किसे कहते हैं, जुआ खाना, जहाँ जुआ जुआ हो रहा होता है। पर अजी तो ये जो गैम्बलिंग या कैसीनोज के बारे में जो पोस्टें होती हैं ये भी गूगल माइंड करती है, तो इसलिए इनको इनकी प्राइस भी क्या होती है, ज्यादा। हमने गैम्बलिंग कैसीनो पे वर्क नहीं करना, ठीक है, क्योंकि हमारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से चूंकि ये सूटेबल नहीं है तो हम इसमें वर्क करेंगे नहीं, तो हमने छोड़ देना। कई ऑफर्स आपको ऐसी आएंगी, बड़े बड़े अच्छे पैसे पे कर रहे होंगे, लेकिन हमने उसमें काम नहीं करना, हमने सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड नो नो करना। क्वेश्चन लास्ट में ना कर लें, हो सकता है आपके क्वेश्चन आंसर आगे आ जाए। क्या ख्याल है? ओके, तो ये बात समझ आ गई आपको। तो हमने कैसीनो पे काम नहीं करना, लेकिन सीबीडी पे काम कर सकते हैं। जब सीबीडी पे काम करेंगे ना तो उसका मतलब ये है कि मैं प्राइस पहले पता होनी चाहिए। इन शॉर्ट बात ये थी। बहरहाल दो पॉइंट्स हो गए, पहला जनरल पोस्ट प्राइस क्या है, नंबर टू क्या है सीबीडी पोस्ट प्राइस क्या है, नंबर थ्री व्हाट इज द प्राइस फॉर द लिंक इंसर्शन इन एन एग्जिस्टिंग पोस्ट। अच्छा जी, लिंक इंसर्शन से मुराद क्या है, जरा ये तवज्जो से जरा समझ लीजिएगा कि व्हाट इज लिंक इंसर्शन। तो मैं जरा आपके सामने जरा कोई साइट खोल लेता हूँ, जो हम खोल के आ रहे हैं न्यूज डेली आर्टिकल्स डॉट कॉम। अच्छा जी, लाइन ना मारा करें जनाब। अच्छा जी, तो ये वेबसाइट मैं खोल लेता हूँ।
अच्छा जी, अब यहाँ से देखिएगा, अब मैं फर्ज करें कि कोई भी पोस्ट कर लेता हूँ। लेट्स सपोज ये मैंने मेंटल हेल्थ से मुतालिक एक पोस्ट है, मैंने ये ओपन कर ली है। तो द 5 मेजर टाइप्स ऑफ मेंटल हेल्थ थेरेपी एंड हाउ दे वर्क। ठीक, पोस्ट देखिए, इसके अंदर यहाँ पे ये लिंक्स लगे हुए हैं इसके अंदर। अच्छा, मैं वो बता रिपीट कर दूं कि ये लिंक डू फॉलो है कि नो फॉलो है, कैसे चेक किया जाए। तो मैंने क्या बताया था, याद है कि नहीं याद है? यहाँ पे आपने पहले करना है राइट क्लिक, उसके बाद करना है हमने इंस्पेक्ट। उसके बाद हमारे पास जब ये एक अलग विंडो खुल जाएगी, यहाँ देखें ये जो ब्लू पट्टी आपके सामने शो हुई है, ये दिखा रही है कि इस एंकर के पीछे, अर्जेंट केयर के पीछे ये पूरा लिंक लगा हुआ है, ये वाला, ये पूरा लिंक ये लगा हुआ है। अब इस लिंक के अंदर कहीं भी अगर आपको, मतलब इस पूरी पट्टी के अंदर कहीं भी आपको नो फॉलो लिखा मिल जाए, तो दैट मीन्स ये लिंक नो फॉलो है। अगर नो फॉलो ना लिखा हो तो ऑटोमेटिकली आपने समझ जाना है कि ये लिंक डू फॉलो। तो नो फॉलो लिखा होगा तो फिर ये नो फॉलो है, वरना डू फॉलो। बहरहाल, ये मैंने आपको वो बात रिपीट कर दी है जरा। अच्छा, उसके बाद अगली बात ये थी, देखिए ये आर्टिकल लिखा हुआ है, यहाँ पे देखें लिंक्स लगे हुए हैं। अब क्लाइंट एक मेरे पास आया, उसने कहा जी मुझे, मैंने मेंटल हेल्थ से मुतालिक मुझे लिंक चाहिए। तो मैंने उसे साइड सेंड की, उसने कहा जी मैं, मेरे पास राइटर नहीं है, मैं लिखवा नहीं सकता, तो मुझे उसका हल बताओ। तो मैं उससे कहूंगा ऐसा करो कि ये साइटें हैं, इनमें से देख लो, अगर मेंटल हेल्थ से मुतालिक कोई अगर आपको अच्छा आर्टिकल मिलता है तो मैं उसके अंदर आपका लिंक फिट करवा दूंगा। मतलब अब क्लाइंट को आर्टिकल नहीं देना पड़ेगा, क्लाइंट से मुझे बताएगा एंकर। एंकर क्या चीज थी? एंकर टेक्स्ट से मुराद क्या है? वो टेक्स्ट जिसके पीछे लिंक लगा होता है। क्लाइंट से मुझे बताएगा एंकर टेक्स्ट, और मुझे बताएगा लिंक, कि यार ये एंकर है। फर्ज करो जिस तरह उसने मुझे बता दिया कि मेजर टाइप्स ऑफ मेंटल हेल्थ, लेट्स, उसने ये मुझे बता दिया मेजर टाइप्स या टाइप्स ऑफ मेंटल हेल्थ थेरेपी, उसने बताया जी ये मेरा एंकर है, इस तरीके से वेबसाइट का लिंक लगा दो। मैं क्या करूंगा, मैं ये आर्टिकल खोलूंगा और मैं आर्टिकल खोल के देखूंगा कि कहाँ पे ये वर्ड आ रहा है, टाइप्स ऑफ मेंटल हेल्थ थेरेपी। अगर मुझे कहीं भी ऐसा वर्ड मिल जाएगा, ऐसा टेक्स्ट मिल जाएगा, मैं क्या करूंगा, मैं इस वेंडर को मेल करूंगा, ऐसा करो जी कि ये जो इस जगह पे ये लाइन लिखी हुई है, ये वर्ड्स लिखे हुए हैं, उसके पीछे ये लिंक लगा दो। मेरी बात समझ आई है आपको? तो यानी इन शॉर्ट बात यह है कि पहले से पुराने पब्लिश शुदा आर्टिकल के अंदर सिर्फ लिंक डाल देना, लिंक इंसर्ट कर देना, इसको बोलते हैं ये लिंक इंसर्शन। इसका दूसरा नाम होता है निश एडिट। दो नाम है इसके, दोनों याद रखिएगा। इसे बोलेंगे लिंक इंसर्शन या निश एडिट। ठीक है जी। गेस्ट पोस्ट में और लिंक इंसर्शन में क्या फर्क है, मैं रिपीट कर रहा हूं। अगर क्लाइंट आपको पूरे का पूरा आर्टिकल देगा जिसमें लिंक लगा होगा, जिसके अंदर एंकर लगा होगा, अगर आप उस आर्टिकल को पकड़ के पब्लिश करवा देते हैं तो ये गेस्ट पोस्ट। लेकिन अगर क्लाइंट पुराना, पहले से पुरानी डेट्स के अंदर जो पब्लिश हो चुका आर्टिकल अगर वो चूज कर लेता है, तो जी मेरा इसके अंदर लिंक फिट कर दो, तो अगर हमें कोई 2-3 लाइनें नहीं भी लिखनी पड़ जाए तो कोई मसला नहीं है। पूरा आर्टिकल तो नहीं लिख रहे हम, 2-3 लाइनें नहीं लिखनी पड़ जाए तो हम वो लिख सकते हैं। रिसेंटली एक क्लाइंट था मेरे पास, तो उसकी साइट पेस्ट के मुतालिक थी। पेस्ट, पेस्ट समझते हैं ना, ये जो कीड़े होते हैं, कीड़े मकोड़े जो होते हैं, पेस्ट जो कंट्रोल है उसके मुतालिक उसकी वेबसाइट थी। उसने कहा जी कि मैंने लिंक सेशन करवानी है, सिर्फ मैंने गैस पोस्ट नहीं करवानी, सिर्फ मैं लिंक सेशन करवाना चाहता हूँ। तो उससे मैंने साइटें सेंड की, उसने साइटें सेलेक्ट करके मुझे बताई। तो अब मसला ये हुआ कि कुछ साइटों में तो उसके एंकर के मुताबिक वर्ड्स मौजूद थे और कुछ में नहीं मौजूद थे। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने उसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया। उससे मैंने कहा यार इनमें वो वर्ड्स तो मौजूद नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करूंगा, मैं इसी प्राइस में तुम्हारा ये काम कर दूंगा। क्या काम करूंगा, मैंने अपने राइटर को कहा लीजिए ये आर्टिकल है, इसमें मैंने ये एंकर को फिट करना है, मुझे कुछ चंद लाइनें लिख दो। तो मैंने फर्ज किया मेरे पास 10 आर्टिकल्स का ऑर्डर था, मैंने 10 आर्टिकल सेंड किए अपने राइटर को। उसने आर्टिकल देखा, जहां पे जिस अंदाज से प्रॉपरली फिट हो सकता था उसका एंकर, उसने उसको फिट करके मुझे बता दी ये पैराग्राफ यहाँ ऐड कर दो, तो ये आपका प्रॉपरली फिट हो जाएगा। देखिए, जब हमने एंकर को प्लेस करना होता है तो ये नहीं करना कि उसे मिसफिट हो। बात कोई और हो रही है बीच में, कहते हैं गो टू पेस्ट कंट्रोल डॉट कॉम, ये सब की जो भी चीज, वो सूटेबल, मतलब फ्लो में पता चलना चाहिए कि फ्लो में बात हो रही है। अचानक ऐसा नहीं होना चाहिए कि बात कोई और हो रही है, बीच में अपनी बात डाल दें, ये नहीं। एक फ्लो में ऐड करना होता है उसे हमने। तो इसलिए हम अपने राइटर से कहते हैं लो जी ये ऐसा करो, इसमें इसमें मौजूद नहीं है उस तरह के कोई कीवर्ड्स, तो आप जरा एक पैराग्राफ लिख दो उन कीवर्ड्स में। वो फिर क्या करता है, उस आर्टिकल को देख के, उस सीक्वेंस को देख के बता लो जी फलां जगह पे ये पैराग्राफ डाल दो, तो आपका काम हो जाएगा। फिर हम डाल देते हैं। और राइटर हमसे सिर्फ मैक्सिमम क्या लगता है, कोई $1 ले लेगा हमसे, या $1.5 ले लेगा एक पैराग्राफ का।
उससे हमारा काम हो जाता है जी। बस जी, तो बताने का मकसद ये था, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ये लिंक इंसर्शन। तो दो तरह के काम है। बस तो हमने किया क्या, हमने इसकी प्राइस भी पूछ ली, क्योंकि क्योंकि हम क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि कुछ साइटों की प्राइस सेम होती है, उनका फ्लैट रेट है, चाहे गेस्ट पोस्ट लगवाएं चाहे लिंक इंसर्शन करवाएं, रेट सेम। कुछ साइटों का क्या होता है, गेस्ट पोस्ट महंगी देते हैं, लिंक इंसर्शन सस्ती करते हैं। कुछ साइटें गेस्ट पोस्ट सस्ती देती हैं और लिंक इंसर्शन महंगी करती हैं। इसलिए वेरिएशन आती है इसके अंदर। तो इसलिए पहले पूछ लेना ये इंपॉर्टेंट है, हमें पहले पता होना चाहिए कि फलां साइट गेस्ट पोस्ट कितने पैसे लेगी और लिंक सेशन अगर अलाउ कर रही है वो तो कितने पैसे लेगी। क्योंकि कुछ साइटें लिंक सेशन अलाउ नहीं करती, कि हम सिर्फ गेस्ट पोस्ट ही लगाएंगे, लिंक सेशन अलाउ नहीं करते। तो इसलिए पहले से बातें हमने क्लियर कर लेंगे। उसके बाद है जी, हाउ मेनी डू फॉलो बैक लिंक्स आर अलाउड इन वन गेस्ट पोस्ट। अब मेरा जिसमें एक क्लाइंट अभी उससे मेरा काम चल रहा है, ऑर्डर चल रहा है उसके साथ। अब उसकी कंडीशन क्या थी कि मुझे दो डू फॉलो लिंक्स चाहिए, एक से गुजारा नहीं होगा मेरा, मुझे एक पोस्ट के अंदर दो डू फॉलो लिंक्स चाहिए। अब क्लाइंट अगर आपसे कहता है मुझे दो चाहिए और वेंडर आपको सिर्फ एक अलाउ कर रहा हो, तो काम खराब हो जाएगा ना। इसलिए हमने पहले पूछ लेना उससे, उससे ने पहले पूछ लेना है वेंडर से कि कितने डू फॉलो लिंक दोगे। मैं वैसे मैं बता दूं आपको, नॉर्मली 80 to 90% केसेस के अंदर दो अलाउ होते हैं। आप एक आर्टिकल में दो लगा सकते हैं लिंक्स। बहुत कम साइटें होती हैं जो आपको एक अलाउ करती हैं, और काफी साइटें ऐसी भी होती हैं जो कि आपको दो से ज्यादा अलाउ कर देती हैं, कि तीन लगा ले चार लगा ले लिंक्स, आप कोई मसला नहीं, सेम प्राइस के अंदर वो लगवा सकते हैं ना। मतलब अगर तो अलाउ कर रही है तो लगा देंगे। जिस तरह इस आर्टिकल में देखिए कितने लिंक्स लगे हुए हैं, एक दो तीन चार, चार लिंक्स लगे होते हैं। अब ये कुछ इंटरनल होते हैं कुछ एक्सटर्नल होते हैं। अब इंटरनल एक्सटर्नल क्या है, कि हमारे नेक्स्ट लेक्चर की बात होगी जब क्लाइंट्स की बात करेंगे, वहां डिस्कस करेंगे कि इंटरनल लिंक्स कौन से होते हैं, एक्सटर्नल कौन से होते हैं। तो ये ज्यादा लग सकते हैं, चार पांच छह भी लगा सकते हैं एक आर्टिकल के अंदर, कोई इशू नहीं। अच्छा जी, तो बात क्या हो रही थी हमारी, तीन बातें होगी, चार बातें होगी हमारी। हाउ मेनी डू फॉलो बैक लिंक्स, ये भी पूछ लेना हमने। आगे, विच टैग यू यूजुअली यूज, स्पॉन्सर टैग या गेस्ट पोस्ट। टैग कौन सा लगाएंगे आप। अच्छा, स्पॉन्सर पोस्ट के बारे में हमारी बात हुई है कि नहीं हुई है, हो गई है ना। कि वो जो पैसे, वो जो पोस्ट लगाते हैं लेकिन उसके ऊपर स्पॉन्सर लिख देते हैं कि हमने पैसे लेके पोस्ट लगाई है। देखिए, एक होती है गेस्ट पोस्ट, मैं रिपीट कर देता हूँ अगर नहीं पता आपको। एक होती है गेस्ट पोस्ट, मैंने आर्टिकल सेंड किया, वेंडर ने वो आर्टिकल पब्लिश कर दिया, और उसका गूगल ने क्या समझा कि वेंडर ने अपनी मर्जी से इसका ये आर्टिकल पब्लिश किया, कोई पैसों का लेन देन नहीं हुआ, हालांकि बैकएंड पे पैसों का लेन देन हुआ है। ठीक है जी, गेस्ट पोस्ट अब लगती है तो गूगल को ये मैसेज आता कि पैसों का लेन हुआ, गूगल समझता है ये फ्री में लगी। लेकिन जब ऊपर स्पॉन्सर लिखा होता है तो फिर गूगल को क्लियर मैसेज आता है कि ये पैसे दे के लगवाई गई है। पहला फर्क तो ये हो गया। अब दोनों के इफेक्ट में फर्क क्या है। देखिए, जो पोस्ट पैसे दिए बगैर लगवाई गई है, जो गेस्ट पोस्ट होती है, वो गूगल क्या करती है, उसमें से ट्रैफिक तो ट्रांसफर होनी ही होनी है, लेकिन अथॉरिटी भी ट्रांसफर करती है। मैंने बात की थी ना, गेस्ट पोस्ट लगाने के दो मेन मकसद है, ट्रैफिक ट्रांसफर होती है और अथॉरिटी ट्रांसफर होती है, दोनों ट्रांसफर होंगी इन केस ऑफ गेस्ट पोस्ट। अगर स्पॉन्सर्ड पोस्ट, क्यों, क्योंकि गूगल को पता चल गया है कि ये पैसे देके काम करवाएगा, गूगल अथॉरिटी पैसे देके सिफारिश करवाई है, तो ये हमने अथॉरिटी ट्रांसफर नहीं करनी है। अच्छा, सवाल पैदा होता है कि अगर गूगल इसको इतनी वैल्यू नहीं दे रही, फिर लोग लगवाते क्यों हैं ये स्पॉन्सर। तो जो बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट्स होती हैं, वो गेस्ट पोस्ट अलाउ करती ही नहीं है, वो गेस्ट पोस्ट अलाउ नहीं करती हैं, वो अलाउ ही करती है, उनकी उनका गुजारा हो जाता है, वो हैप्पी हो जाता है। तो हमने ये हर हर साइड से पूछ लेना है कि क्या आप स्पॉन्सर का टैग नहीं लगाएंगे, ये हमने क्लैरिफाई कर लेना है पहले हमने। उसके बाद नेक्स्ट आ गया जी, व्हाट इज द वर्ड्स लिमिट ऑफ एन आर्टिकल फॉर गेस्ट पोस्ट। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट काम है जी, कि वर्ड्स की लिमिट क्या होगी। अच्छा, कई वेबसाइट ऐसी होती हैं, मैं बताता हूँ आपको, जिन्होंने अपनी गेस्ट पोस्ट से मुतालिक गाइडलाइंस लिखी होती हैं। उन्होंने लिखा होता है, पहले से बताया होता है कि दो लिंक मिलेंगे, इतने वर्ड्स का आर्टिकल होना चाहिए, नो फॉलो लिंक आपको फ्री मिलेगा, डू फॉलो इतने पैसों का मिलेगा, एक्स्ट्रा डू फॉलो लिंक लगवाना तो उसके इतने पैसे एक्स्ट्रा होंगे, लिंक की प्राइस ये है। मतलब कुछ साइटों ने अपनी गाइडलाइंस पहले से दी होती है अपनी वेबसाइट के ऊपर। ये हम उनको के लिए मेल लिख रहे हैं जिन्होंने अपनी गाइडलाइंस नहीं दी है, उनको हमने सारी बातें पूछ लेनी है। अच्छा, जिसके बाद वर्ड लिमिट, कितने वर्ड्स का आर्टिकल लगाएंगी साइटें। अक्सर साइटें 500 से 700 वर्ड्स का आर्टिकल एक्सेप्ट कर लेती हैं।
लेकिन कुछ साइटों की डिमांड क्या होती है कि 1000 वर्ड से नीचे नहीं होना चाहिए आर्टिकल, उसकी डिमांड होती है 1500 से नीचे नहीं होना चाहिए article। तो ये वेबसाइट वेबसाइट वेरी करता है। उसके बाद व्हाट इज द पेमेंट मेथड, पेमेंट कैसे रिसीव करेंगे आप? तो मोस्टली आपको रिप्लाई करेंगे पेपाल का। पेपाल को हमने किस तरह इस्तेमाल करना है उसके बारे में इंशाल्लाह बात करते हैं कुछ देर तक, टाइम बचेगा। उसके बाद नेक्स्ट अभी जी एक चीज यहाँ प्रोवाइड करते हैं, वो चीज क्या है कि व्हाट इज टैट, व्हाट विल बी द टैट। TAT से मुराद है टर्न अराउंड टाइम, यानी जब मैं आपको आर्टिकल सेंड करूंगा तो कितनी देर में आप मेरा आर्टिकल पब्लिश करके मुझे उसका लाइव लिंक दे देंगे। लाइव लिंक समझते हैं ना, मैंने बताया था कि वो URL, वो लिंक जिस पे क्लिक करके वो आर्टिकल खुल जाता है उसे बोलते हैं ये लाइव लिंक है। तो टर्न अराउंड टाइम से मुराद क्या है? वो टाइम दुरानिया जिसके अंदर हमें हमारा काम होके मिल जाए। कई साइडें ऐसी होती है इनका टर्न अराउंड टाइम इंस्टेंट, वो कहते हैं इंस्टेंट, इंस्टेंट ही पब्लिश करेंगे हम। आप आर्टिकल सेंड करें 5 मिनट में लिंक आपके पास। लेकिन मैक्सिमम साइटों का जो टर्न अराउंड टाइम होता है वो 24 आवर्स होता है, मैक्सिमम साइटों का 24 आवर्स होता है। और कुछ साइटें ऐसी भी हैं जिनका 48 आवर्स या 72 आवर्स भी होता है। जो प्रीमियम साइट्स होती हैं, जिस तरह फोर्ब्स है, बिजनेस इंसाइडर है, ब्लूमबर्ग है, टेक क्रंच है, इनका 2-2 3-3 हफ्ते भी होता है, कईयों का 2 माह भी होता है, कि आज हम ऑर्डर करेंगे तो 2 माह बाद हमें आर्टिकल पब्लिश होकर मिलेगा। लेकिन लोग वेट करते हैं उनके लिए। लेकिन हम जो जिनको आप जिससे रब्ता कर रहे हैं, जो हम अप्रोच कर रहे हैं, ये नॉर्मली 24 to 48 आवर्स इनके अंदर ये काम कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो टर्न अराउंड टाइम वाला जो लाइन है इसको ऐड कर लीजिएगा। ये टेम्पलेट मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा, लेकिन बात वही है, इसके अलावा भी टेम्पलेट्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे। लेकिन आपने कोशिश करनी है, बल्कि कोशिश क्या करनी है, आपने मेक श्योर करना है कि आपने इस टैबलेट को एज इट इज इस्तेमाल नहीं, आपने इनको देख के अपना पर्सनल टेम्पलेट बनाना है। जब आपका अपना जाती टेम्पलेट बन जाएगा ना, फिर उसको चाहे हजारों साइटों के साथ शेयर करें, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आप इसी को रिपीट करेंगे तो काम खराब हो जाएगा। ठीक है जी। तो अपना टेम्पलेट बना लिया। जब मैंने चंद क्लासेस में कहा कि आपने अपना टेम्पलेट बनाना है और ये आपके पास सैंपल्स हैं, इनको देख के अपना टेम्पलेट बना लें। अब उन्होंने उनमें से चंद लोगों ने क्या किया कि 2 लाइनें वहां से एक से पकड़ी, 2 लाइनें दूसरे से पकड़ी, दो तीसरे से पकड़ी, सबको मिक्स किया और टेम्पलेट बना लिया। अब मतलब चाहे बनना कि नहीं बनना, लेकिन टेम्पलेट बन गया उनका। ठीक है ना। तो आपने ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना। आपने सिंपली इन तमाम टेम्पलेट्स को पढ़ना है, जो मेन कॉन्सेप्ट है उसको जहन में रख के आपने अपना टेम्पलेट बना लेना। तो ऐसे सिंपल वर्डिंग आगे पीछे कर लें, वर्डिंग चेंज कर लें, लाइंस ऊपर नीचे कर लें, वर्डिंग भी थोड़ी चेंज कर लें तो हो सकता है इसका। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अब ये है जी कि आसान तरीका टेम्पलेट बनाने का क्या है। देखिए, ये जो हम वेंडर्स को मेल कर रहे हैं ना, ये ये जो हम मेल लिखेंगे, डिजाइन करेंगे, ये चीज आपकी हेल्प करेगी क्लाइंट्स की मेल बनाने में। जो मैंने आपसे कहा, जब क्लाइंट के लिए मेल क्राफ्ट करते हैं तो वो डिफिकल्ट काम है, उसके लिए हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है, ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ता है हमें। मैं अक्सर कहता हूँ कि चाहे आपको पूरा 1 हफ्ता लग जाता है ईमेल बनाने में, आप हफ्ता लगाएं, ये पूरा हफ्ता लगा के एक ईमेल बना लें बस क्लाइंट्स के लिए, लेकिन ऊपर अच्छी होनी चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि वो ईमेल, उस ईमेल ने डिसाइड करना है कि क्लाइंट आगे आपको रिप्लाई करेगा कि नहीं करेगा, आगे आपको जवाब देगा कि नहीं देगा, काम करे देगा कि नहीं देगा। तो क्लाइंट्स के लिए हमने ईमेल क्राफ्ट करनी होती है, वो थोड़ा सा एक सोचने समझने वाला काम है। वेंडर्स के लिए कुछ समझने वाला काम नहीं, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आपकी हो रही है। अब इसे अपना हाथ सीधा कर लें, उससे इंशाल्लाह आपके क्लाइंट को मेल जो बनानी होगी वो आपको आसानी होगी। अच्छा, अब यहाँ पे बता रहा था मैं कि आसान तरीका क्या है। चैट जीपीटी, आप सोचते होंगे कि चैट जीपीटी से भी हम कर सकते हैं, तो डेफिनेटली हम कर सकते हैं। लेकिन चैट चैट जीपीटी से एग्जैक्टली अगर आप लिखेंगे ना, तो बाज बात ऐसे बल्कि अक्सर औकात जो एआई टूल्स हैं, वो ऐसी कोई तहरीर लिखते हैं जिससे अगले बंदे को फौरन पता चल जाता है कि एआई कंटेंट। जो एक्सपीरियंस लोगों को पता चल जाता है कि किसी बंदे ने मैनुअल लिखा हुआ है या किसी एआई कंटेंट से लिखा, वो फिर आपको बॉदर नहीं करेगा। ठीक है जी। अच्छा, उसके लिए अब अगला तरीका क्या है, नेक्स्ट तरीका ये है कि आप जो बात लिखना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट आपका जहन में आ गया, हमने फला फला बातें पूछनी है, इस अंदाज से पूछनी है, आप वो जो बातें पूछनी है उसे उर्दू में टाइप कर लें, उर्दू में लिख लें उसको। ठीक है। उसके बाद क्या करें, उसे आप गूगल ट्रांसलेट पे जाएं। आपको पता है कि नहीं पता, गूगल ट्रांसलेट जो है वो क्या करता है, यहाँ देखें जरा, अगर आप लोगों को अगर नहीं पता तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, गूगल, इसकी ऐप भी आई थिंक मौजूद है एंड्रॉइड के लिए, गूगल ट्रांसलेट, हमसे कहते हैं उर्दू टू इंग्लिश। ले जी। तो यहाँ देखें, यहाँ आपने उर्दू में जो बात कहना चाहते हैं उर्दू में लिखें, यहाँ यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दें, ये आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दे देगा। आपने वो क्या करना है, उसको पकड़ना है, और मैंने आपसे कहा था ना ग्रामरली इंस्टॉल कर लेना आपने, मैंने बताया था ना, जो ग्रामर इंस्टॉल किया होगा तो वो खुद ही बता देगा यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ टेक्स्ट मिस्टेक है, यहाँ ग्रामेटिकल मिस्टेक है।
या अगर आप ग्रामरली फर्ज करें, अब अगर आप बाय भी करते हैं तो ये काफी सस्ता मिल जाता है ग्रामरली टूल, तो इसे बाय करके वहां पे उर्दू में लिखे, इंग्लिश में ट्रांसलेट होगा, उसको पकड़ के डाल दें कहाँ, ग्रामरली में, ग्रामरली खुद ही बता देगा आपको जी इस जुमले को आपने ऐसे सेट करना। वो आपका वन टाइम एफर्ट है, एक दफा आपने एफर्ट करनी है, और हमेशा यही चलनी है फिर आप, वेंडर्स के लिए टैबलेट यही चलेगा। लेकिन आपका अपना जाती होना चाहिए, किसी और से कॉपी पेस्ट नहीं करना। ठीक है जी। तो आपने इस तरीके से देख के अपना जो टेम्पलेट है वो आपने डिजाइन कर लेना है। उससे क्या होगा, आप इनको मेल्स करेंगे, योर अर्लीस्ट एंड पॉजिटिव रिस्पॉन्स विल बी हाईली अप्रिशिएटेड, लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। आगे नीचे नीचे हम क्या करते हैं, अपना सिग्नेचर ऐड कर देते हैं। ठीक है जी। सिग्नेचर जो है, बात भी वही है कि वेंडर्स को अगर मेल करने हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्लाइंट्स को जब मेल करेंगे तो हमें नीचे अपना ईमेल सिग्नेचर ऐड करना पड़ता है। ईमेल सिग्नेचर क्या होता है, आपको याद है कि ये एसएमएस के अंदर भी सिग्नेचर होता था, किसी को ये जमाना याद हो। अब हम किसी को भी मैसेज करते हैं ना, तो वो एक चीज ये कि नीचे साइन होता था जो कि हमेशा जाने जाना है, हर मैसेज के साथ जाता है। इस तरह यहाँ भी ईमेल सिग्नेचर क्या होता है, हम सेटिंग में एक दफा सेव कर देते हैं उसको। अब जब भी हम मेल करेंगे हमें वो लिखना नहीं पड़ेगा, वो हमारा वो जो टेम्पलेट है, जो सिग्नेचर बना होगा, एक डिजाइन बना होगा, वो हर मेल के नीचे जाएगा। वो क्या होता है, वो नॉर्मली उसके अंदर हम क्या करते हैं, नाम बताते हैं, अपना डेजिग्नेशन बताते हैं, अपनी कंपनी बताते हैं, उसके बाद अपने सोशल मीडिया कॉन्टेक्ट्स के लिंक्स दे देते हैं, और अपना कोई अगर ईमेल एड्रेस देना हो तो वो दे देते हैं। इस तरह की चीजें बता के अपना मतलब अपने अपने बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देके नीचे उसका बना लेते हैं सिग्नेचर। ये सिग्नेचर बनाना बहुत आसान है, अगर आप यहाँ गूगल पे सर्च करें ईमेल सिग्नेचर जनरेटर, तो नंबर वन पे आपके पास आएगा हॉटस्पॉट। हबस्पॉट पे आपने आना है, और यहाँ पे फ्री ईमेल सिग्नेचर टेम्पलेट जनरेटर बाय हबस्पॉट, इस पे क्लिक करना है आपने। इस पे जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज अभी ओपन हो जाएगा। ये देखिएगा, ये देखें, एक टेम्पलेट बनाया हुआ पहले पुराना सा, कि जॉन स्मिथ नाम रख लिया, मार्केटर हूं मैं, और मेरा डिपार्टमेंट मार्केटिंग है, मेरी कंपनी हबस्पॉट है, और ये जो भी है मतलब इन्होंने ये बना के रखा हुआ है। अगर आपने इसको एडिट करना है तो आप इसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ देखें, देखिए यहाँ मैं लिखूंगा ना, यहाँ पे मैं इसे जॉन की जगह मैं लिखता हूँ लेट्स सपोज फरहान बिलाल। फरहान लिखा मैंने, ये लिखते हैं बिलाल लिखते हैं। उसके बाद जॉब टाइटल मेरा क्या है, फर्ज करें मैं यहाँ पे आउटरीच मैनेजर। जरा एक मिनट ठहरिएगा जी। सिर्फ एक मिनट ठहरिएगा। सिर्फ एक मिनट, मैं कर रहा हूँ।
ओके जी। नहीं जी, तो यहाँ पे आपका जो टाइटल था, जॉब टाइटल वो आ गया। उसके बाद आपने क्या किया, डिपार्टमेंट बताना आपने, डिपार्टमेंट जो भी रखना है वो रख लें। कंपनी नेम बताएं, ऑफिस का नंबर बताएं। जो चीजें आप यहाँ स्किप करना चाहते हैं ना, स्किप कर दें। और जो चीज ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर लें। ठीक है ना। अब ये सारी फील्ड्स मौजूद है, अगर आप सारी ऐड करना चाहते हैं तो सारी ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। इस तरीके से आपका ये टेम्पलेट बन जाएगा। जब टेम्पलेट आपका ये बनेगा ना, इसको आपने करना है कॉपी। इसे अब यहाँ ऑप्शन आ जाएगी कॉपी, कॉपी की ऑप्शन आएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, देखें यहाँ पे मैं अगर थोड़ा सा कर ही दूँ आपको, डिपार्टमेंट फर्स्ट करें, सेल्स एंड, सेल्स एंड मार्केटिंग। ठीक है जी। कंपनी नेम जो है मैंने फर्स्ट करे कर दिया, गेट गेस्ट पोस्ट डॉट कॉम। नहीं जी, मैंने फिलहाल ये जितना जनरेट कर लिया, बाकी सारी चीजें ऐड करेंगे वो साथ साथ ऐड होती रहेंगी आपके साथ। अब यहाँ करेंगे क्रिएट सिग्नेचर। ठीक है जी। आपने यहाँ मेरा एड्रेस बताना है, आपने वेबसाइट का यूआरएल बताना है, फोन नंबर बताना है। करना तो कंफर्म एंड सबमिट वैसे करना पड़ेगा आपको। उसके बाद आपको ऑप्शन दे देगा कॉपी करने की, डाउनलोड करने की या कॉपी करने की। आपने इसे कॉपी करना है। और कॉपी करके आपने जाना है अपनी ईमेल की सेटिंग्स के अंदर। तो जो फरमाइएगा, ये सेटिंग्स है। आपने सेटिंग में जाना है, और सेटिंग में जाके सी ऑल सेटिंग्स, यहां जाना है। और सी ऑल सेटिंग्स पे जाके, चलो भाई, नहीं जा रहा। जो चीज नहीं है उसको स्किप कर दें। और नंबर टू चीज ये है कि अगर कंपनी नहीं है आपकी, तो आप सिंपल अपने आप को फ्रीलांसर भी कह सकते हैं। ठीक है ना, आप फ्रीलांसर के तौर पर भी शो कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है ना, फ्रीलांसिंग आजकल तो फ्रीलांसिंग ज्यादा कौन है, काम मांगता है। कोई भी ऐड करते हैं, कुछ भी ऐड करते हैं उसके अंदर। जी जी जी। अब कई और भी हैं, बहुत सारी वेबसाइटें और हैं जो कि जनरेट करके दे देती हैं आपको उसके। ये मैंने आपको सिर्फ एक साल बताई है ना। हाँ जी। चलो भाई, इस पे क्लिक नहीं हो रहा। अच्छा जी, दोबारा ट्राई कर लेते हैं। सेटिंग्स पे जाना आपने, और सी ऑल सेटिंग्स। इसमें क्या इशू है, ये जी। और यहाँ देखिए नीचे हमारे पास, यहाँ पे ये देखिए सिग्नेचर यहाँ पे ऐड हुआ हुआ है। सिग्नेचर की ऑप्शन यहाँ मौजूद है, जर्नल के अंदर ही। सी ऑल सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो जर्नल के अंदर यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगी। अच्छा, तो दोबारा देखें जी, यहाँ पे सेटिंग में क्लिक किया था, फिर इसके बाद सी और सेटिंग पे क्लिक किया था, फिर यहाँ जनरल के अंदर नीचे जाएंगे तो यहाँ सिग्नेचर की ऑप्शन है। यहाँ आप खुद भी जनरेट कर सकते हैं ना, यहाँ पे। यहाँ चाहे खुद क्रिएट कर लें इसके अंदर, और चाहे वहां से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर। दो तरीके, यहाँ पे खुद बना एडिट भी कर सकते हैं इसको। देखिए यहाँ एडिट की ऑप्शन आ रही है, बोल्ड करना है आपने, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, जो भी करना है आप कर सकते हैं। फोन चेंज करना है, फोन साइज चेंज करना है, वो सारी चीजें यहाँ हो सकती हैं। तो यहाँ तो या तो यहाँ जनरेट कर लें, या फिर यह कि वहां से बना के। वहां का फायदा सिर्फ ये कि टेम्पलेट बना बना मिल जाएगा आपको, डिजाइन बना बना मिल जाएगा। उसको आप बना के यहाँ कॉपी पेस्ट कर, हब स्पॉट पे, हब स्पॉट पे कर लें। या बाकी कई और भी वेबसाइटें हैं, मैंने अभी आपके सामने जब सर्च किया था कि ये ईमेल सिग्नेचर वाला, तो पहले नंबर पे हब स्पॉट आया है। तो आपके आपको सैकड़ों साइटें और मिल जाएंगी जो कि आपको जनरेट करके दे देंगे।
तो इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, वो इजीली हो जाएगा। तो क्या आपने करके इसको सेव कर लाजमी कर लेना है। आपने सेव चीज करेंगे तो वो सेव होगा, वरना वो सेव नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद अब एक चीज तो ये हमारी होगी, सिग्नेचर आपने ऐड कर लेना है। उसके बाद एक चीज हमारी और है जो मैंने अभी आपके सामने टेम्पलेट शो किए थे, कि मैंने सिर्फ उस पर क्लिक किया था, जस्ट तीन डॉट्स पे क्लिक किया था। उसके बाद मैंने टेम्पलेट्स पे क्लिक किया था और यहाँ मैंने जो टेम्पलेट सिलेक्ट कर लिया था, क्या था सिलेक्ट वाला, लुकिंग फॉर गेस्ट पोस्ट ऑन प्लान, और मेल लिखी लिखाई मेरे पास आ गई। अब ये टेम्पलेट की ऑप्शन आपके पास नहीं आ रही होगी, इसे आपको पहले ऑन करना पड़ेगा। ये ऑन कैसे करेंगे, जरा उसकी तरफ आते हैं। कि आपने सिंपली सेटिंग्स पे क्लिक करना है, और उसके बाद सेटिंग्स के बाद आपने क्लिक करना है। तो मसला हल मुझे लगता है इसका। सेटिंग पे क्लिक किया था, उसके बाद सी ऑल सेटिंग, वही जो पहले किया हमने। उसके बाद आपने क्लिक करना है एडवांस पे, सेटिंग्स, सी ऑल सेटिंग, उसके बाद एडवांस्ड। एडवांस में देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर पे टैबलेट्स आ रहे हैं, आप इसे कर देना एनेबल। ये आपका क्या हुआ होगा, डिसेबल हुआ होगा, पहले बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है ये। आपको सेटिंग में जाके पहले इसे एनेबल करना पड़ेगा। अच्छा, जब आपने इसको एनेबल कर लिया, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे करनी है सेव चेंजेस, ये करना लाजमी है। एनेबल कर लेते हैं, सेव चेंजेस नहीं करते तो आपको ऑप्शन शो नहीं होगी वहां। जब ये कर लेंगे, उसके बाद आपने आना है यहाँ पे कंपोज पे आना है, ना ठहरिएगा। फिर आपने कंपोज पे आना है, और यहाँ पे जो आपके थ्री डॉट्स हैं, यहाँ पे क्लिक करना है। बल्कि ऐसा करें कि आप यहाँ पे जो सब्जेक्ट लिखना चाहते हैं, मैं फर्ज करें यहाँ पे सैंपल टेम्पलेट या सैंपल गेस्ट पोस्ट। उसके बाद मैंने यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे लेट्स सपोज ABCDEF, लेट्स सपोज मैंने लिख दिया ये वाला। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, मैं सेटिंग में जाऊंगा, सेटिंग में जाके टेम्पलेट्स पे आऊंगा, क्लिक नहीं करना है, क्लिक कर भी लेंगे तो खैर है, कोई बात नहीं। इसके बाद जब मैं यहाँ लेफ्ट पे आऊंगा, देखिए नीचे यहाँ एक ऑप्शन आ रही होगी, सेव ड्राफ्ट एज टेम्पलेट। उसके नीचे यहाँ पे ऑप्शन आई होगी, सेव एज न्यू टेम्पलेट। मैं इतने सारे मैंने तो सेव किए हुए हैं, या उस लड़के ने सेव किए हुए हैं, तो आपका तो कोई नहीं होगा यहाँ पे, शुरू में जीरो होंगे। तो आपको ऑप्शन यही यहाँ पे शो हो जाएगी, सेव एज न्यू टेम्पलेट। इस पे मैं क्लिक करूंगा, और देखें जो सब्जेक्ट था ना, वही हमारा बन गया ना, इसका नेम बन गया टेम्पलेट। वैसे कर दूंगा सेव। अब देखिए क्या होगा। अब देखिए मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ पे डिलीट, और मैं आता हूँ कंपोज पे। कंपोज पे आके तीन डॉट्स पे क्लिक करना है, टेम्पलेट्स पे क्लिक करना है, और देखें ये वाला आपका आ चुका सेव यहाँ पे, सैंपल गेस्ट पोस्ट। यही सेव किया था ना हमने। अब इसमें जब क्लिक करेंगे तो वो मेल लिखी लिखाई हमारे सामने आ जाएगी, सब्जेक्ट भी और सारा कंटेंट। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, अपना जो ईमेल सिग्नेचर है वो भी आप सेव कर लें, और उसके बाद अपना जो ईमेल टेम्पलेट जो आपने मेल करनी है, यहाँ पे सेव कर लें। फिर करना सिर्फ क्या होगा, आपने यहाँ सिर्फ टेम्पलेट खोलना है, यहाँ पे जिसको आपने मेल करनी है उसका ईमेल एड्रेस लिखेंगे, और सेंड का बटन दबाएंगे, मेल सेंड हो जाएगी। बार बार आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा, आप सिंपल उसे अपनी जीमेल के अंदर ही सेव कर लें। ठीक हो गया जी। इस तरीके से आप मेलें जो है इजीली फॉरवर्ड कर सकते हैं आगे वेंडर्स को। अच्छा, लास्ट चीज जो है आज के लेक्चर की, मैं वो तो बता दूं, उसके बाद वाइंड अप कर रहे हैं हम लेक्चर को इंशाल्लाह। लास्ट चीज हमारे आज के लेक्चर की वो है जी, कि हमने क्लाइंट से बार्गेनिंग कैसे करें, जो वेंडर, सॉरी, वेंडर से बार्गेनिंग कैसे करें। फर्ज करें आपने मेल कर दी, और मेल जब की तो उसमें कई केसेस हो सकते हैं। पहला केस तो ये है कि आपको रिप्लाई नहीं आएगा। तो रिप्लाई आपको ना आए, तो रिप्लाई नहीं आएगा तो आपने 3 दिन के बाद फॉलो अप मेल करनी है। अच्छा, उससे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि मेल्स आपने करनी है मंडे टू फ्राइडे। आपने वीकेंड्स पे मेल नहीं करनी, चाहे वेंडर्स हैं चाहे क्लाइंट्स हैं, आपने वीकेंड्स पे मेल नहीं करनी। मंडे टू फ्राइडे आपने कम से कम 40 से 50 मिनट डेली आपने करनी। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या होगा कि आपने मेल्स मेल्स की, आपको किसी साइड से रिप्लाई नहीं आया, जिसका रिप्लाई नहीं आया, 3 दिन बाद आपने उसको फॉलो अप करना है। उसे कहना है मुझे पता बिजी है, लेकिन मैं आपसे इंफॉर्मेशन लेना चाहता हूँ, मुझे बताएं कि क्या क्या ये प्राइसेस होंगे।
फिर रिप्लाई नहीं आता, फिर उसको फॉलो अप मेल करना। 3 दफा एक को बंदे को फॉलो अप करना है आपने। अगर वो नहीं रिप्लाई करता तो उसे छोड़ देना। ठीक है जी, लेकिन मैक्सिमम साइटों का आपको रिप्लाई आ जाएगा। ठीक है जी। जब रिप्लाई आएगा तो वो आपको अक्सर प्राइस बड़ी हाई बताएंगे। तो आपने मेल की मुझे बताया प्राइस क्या होने, जनरल पोस्ट की प्राइस है $100। अब आप क्या कहेंगे उसे? आप उसे कहेंगे यार कि मेरा बजट जो है वो लो है, या सिंपली उसे आप ये कह दें कि मेरा मैं एक फ्रीलांसर हूं और मेरे क्लाइंट्स का जो बजट होता है वो नॉर्मली लो होता है। अपने और बाहर डालें, उसे कहें मेरे क्लाइंट्स का बजट नॉर्मली लो होता है, वो नॉर्मली जो है $5 से $10 तक पे करते हैं। तो क्या इसके अराउंड हमारी कोई डील हो सकती है? अब उसने 100 कहा, आपने उसे डायरेक्ट ये नहीं कहना 5 मिनट कर लो। ये आपने डायरेक्ट जो बार्गेनिंग वाला साहब है वो नहीं करना। आप उसने एक तरीके से बात करनी है ताकि उसे लगे कि ये बंदा प्रोफेशनल है। अब उसे बताया मैं फ्रीलांसर हूँ, मेरे पास क्लाइंट्स हैं, उनका बजट $5 से $10 है, क्या इसके अराउंड हम कोई डील फिक्स कर सकते हैं? तो उसे अब ये कहेंगे तो फिर उसके आगे क्या होगा? या तो बंदा आपको कहेगा चले ठीक है $15 कर लें। ठीक है जी। अगर वो ये कहेगा आप थोड़ी सी बार्गेनिंग ट्राई और कर लें, उसे 10 पे बना लें। अगर 15 पे वो आ गया ना, तो दैट मीन 10 पे भी वो आ सकता है। उसे बना ले 10 पे। पहला केस तो ये हो गया कि वो आपकी जो आपने ऑफर किया था उसके आसपास से उसने वो एग्री कर गया। इसका मतलब ये कि वो बार्गेनिंग के मूड में है, वो प्राइस लो करने के मूड में है, यानी अब थोड़ा सा और ट्राई करेंगे तो प्राइस हम थोड़ी और लो करवा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगला केस क्या है कि वो आपसे कहेगा नॉट इंटरेस्टेड, इम्पॉसिबल। ठीक है जी। फिर आपने आपका स्टांस क्या होगा? आपने उससे कहना है ऐसा करें कि आप मुझे अपनी लोएस्ट ऑफर बता दें कि लोस क्या कर लेंगे आप। फिर वो आपको अपनी लोएस्ट ऑफर बताएगा। पहले उसने 100 कहा था, अब फर्ज करें उसने आपको 70 बता दिया। फिर आप जो उसने लोएस्ट ऑफर बताई होगी ना, उसके उसके आसपास आपने एक आधी ट्राई और मार लेनी है। पहले उसने 100 कहा था, आपने 5 कहा। उसने कहा जी आपने जब मिनिमम पूछा उसने कहा 70। आप उसे कैसे करें यार, चलो 60 में कर लें। ताकि थोड़ा सा आप नीचे लेके आए, उसे प्राइस को नीचे लेके आए। अब जो उसने मिनिमम बताया है ना, अगर उसे 5-10 नीचे लेके आएंगे ना उसको, तो वो काफी है, तो चांसेस वो मान जाए, आपकी डील उसमें हो जाएगी सर। ठीक है जी। अच्छा, तीसरा केस क्या होता है? पहला केस क्या था, जो आपने ऑफर की थी उसके आसपास वो मान गया। अगला केस क्या है, उसने कह दिया सिंपली नॉट इंटरेस्टेड। उसका रिप्लाई क्या करना है मैंने बता दिया आपको। तीसरा केस हमारे पास क्या है कि जब आपने उसको मेल की, उसने कहा $100, आपने कहा $5, उसने आगे से रिप्लाई नहीं किया आपको। ठीक है जी। ऐसे केस में आपने फिर फॉलो अप करना है उसे। उससे कहना है यार कि आपने मुझे रिप्लाई नहीं किया, तो ये गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं है, आप मुझे अपनी लोएस्ट ऑफर बता दें। क्या ख्याल है? तो इससे क्या होगा, वो आपको जब अपनी लोएस्ट ऑफर बताएगा तो फिर आपकी जो बार्गेनिंग है या आपका जो प्रोसेस है वो शुरू होगा। तो उसके बाद अगर फर्ज करें ये चारों केसेस में अगर आप फॉलो अप करते हैं, वो अगर रिप्लाई फिर भी नहीं करता, या अगर फर्ज करें जो उसने मिनिमम बता दिया था वो उससे नीचे नहीं आता, या जो उसने पहली बार बताया था उससे नीचे नहीं आता, वो नीचे आ ही नहीं रहा, तो फिर आपने क्या करना है, आपने उसी प्राइस को अपने पास लिस्ट में नोट कर लिया। आपने ये नहीं समझना मेरी डील नहीं हुई है, आपने ये समझना है कि मेरी डील उसकी वो पहले वाली प्राइस के साथ मेरी डील हो गई है। तो उसने पहली बार मुझे प्राइस बताई थी, वो मेरी डील हो गई। ठीक है जी, आपने वो प्राइस अपने पास लिस्ट में नोट कर लिया। अब प्राइस चाहे हाई हो चाहे लो हो, आपने परेशान नहीं होना। देखिए कई क्लाइंट हमारे पास आते हैं, वो हमें खुद बताते हैं हमारा बजट $200 है पर पोस्ट, हमारा बजट $300 पर पोस्ट। ठीक है, साइडें में अच्छी चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर आपको 100 200 300 में साइड मिल रही है तो इससे ज्यादा पैसों में वो सेल भी हो सकती है। कई गेस्ट पोस्ट ऐसी हैं जो कि हमने $700 $800 एक पोस्ट के हमने बड़ी ज्यादा से अपने गैस पोस्टें लगवाई हुई हैं। इस रेंज तक 1000 से ऊपर वाली भी काफी लगाई हुई हैं। लेकिन ये 500 600 700 डॉलर तक की काफी क्लाइंट में मिल जाते हैं, जो अच्छे क्लाइंट्स होते हैं। आपकी कोशिश सिर्फ ये होनी चाहिए कि आपने सिर्फ ये कोशिश करनी है कि आपकी डील कम से कम प्राइस में। जितनी आपकी डील कम प्राइस के अंदर होगी उतना ही आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, उतना आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस भी ज्यादा होंगे और आपका प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा होगा। ठीक है जी। अच्छा, एक सवाल जो बड़ा कॉमन है, शायद मैंने आई थिंक फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में इसका जिक्र किया था, तो मुझसे आपने ये सवाल नहीं पूछना, तो मैं जरा रिपीट कर दूं कि वो क्या था कि अक्सर सवाल आता है, अभी भी आपकी तरफ आपके जहन में सवाल आएंगे जब आप मेले करेंगे कि सर एक फलां साइड है, उसका DR 70 है, DA उसका 40 है, ट्रैफिक उसकी 5,000 है, तो बताएं ये कितने में डील करूं इसके साथ? तो मैंने आपसे क्लियरली कहा था कि आपने मुझसे कभी ऐसा सवाल नहीं पूछा, बिल्कुल नहीं पूछना। क्यों? उसकी रीजन क्या है, मैंने आपको शायद इस बात में जिक्र हुआ था कि नहीं हुआ था इसके बारे में? बात हमारी हुई थी कि नहीं हुई थी? नहीं हुई थी। चलो जरा सुन लें। असल में होता क्या है, देखिए कुछ साइट्स होती हैं जो होती हैं सिर्फ गेस्ट पोस्टिंग साइट्स।
सर क्या होती है, मेरी नीयत ये है कि मैंने गैस चाबी थोड़ी बढ़ जाए इसकी, मैं गैस पौधे सेल करूंगा। अब अगर मेरी नीयत ये है ना, तो मैं $5-5 में गैस पौधे सेल करता जाऊंगा। $5-5 की अगर मैं गैस पौधे सेल करूं, और महीने की मैं फर्ज करें 500 गैस पौधे सेल कर लूं, तो इसका मतलब क्या है कि मैंने $2,500 कमा लिया। इवन अगर 100 भी कर लूं तो दैट मीन मैंने $500 कमा लिए। ऐसे ही है ना। तो अगर मेरी नीयत यही होगी तो मैं सस्ती गैस पौधे देता रहूंगा। लेकिन बाज लोग ऐसे होते हैं जिनकी जो वेबसाइट्स होती हैं, वो प्रॉपर उन्होंने मेहनत की होती है उसके ऊपर। मैं चीज क्लियर कर दूं, अगर आपने गेस्ट पोस्टिंग के लिए साइट बनानी है ना, सिर्फ गेस्ट पोस्टिंग करवाने के लिए, वो बनाने में आपको शायद आपको कुछ 3 से 4 माह लगेंगे, आपकी साइट रेडी हो जाएगी। आज आप साइट शुरू करें, आहिस्ता आहिस्ता उसकी एसईओ करें। 1 2 3 4 माह के अंदर क्या होगा, आपकी साइट पे ट्रैफिक 1000 आ जाएगी। जब 1000 ट्रैफिक आ गई, इसका मतलब क्या है, क्या वो रेडी हो गई है। अब लोग उस पर आपको इंक्वायरी करना शुरू कर दें कि मुझे गेस्ट पोस्ट चाहिए, आपको उस पर ऑर्डर मिलना शुरू हो जाएंगे, आप पैसे कमाना शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने प्रॉपर एफिलिएट मार्केटिंग वाली कोई अच्छी साइट बनानी है, तो उसके लिए कम से कम आपको कुछ 6 माह साल आपको वेट करना पड़ेगा। तो फिर आपको ऑक्शन में बोली लगा के डोमेन्स बुक करनी पड़ती है, महंगी महंगी। तो जिस बंदे ने बोली लगा के डोमेन्स बुक की हैं कई कई $1000 की, और 6 माह साल उस पर मेहनत की हुई है, तो क्या वो आपको $5-10 में गैस पोस्ट देगा? नहीं देगा। इसका मतलब क्या है कि जो साइटें गेस्ट पोस्टिंग के मकसद के लिए बनी है, उनके स्टैट्स बहुत अच्छे भी होंगे ना, लेकिन गेस्ट पोस्ट आपको सस्ती मिल जाएगी। और जो साइटें एफिलिएट मार्केटिंग या बाकी मकसद के लिए बनी है, उनके स्टैट्स बहुत लो भी होंगे, तो वो कभी सस्ती नहीं मिलेंगे। मैं अक्सर मिसाल दिया करता हूँ, हमारी एक वेबसाइट है, उसका नाम है belingineering.net। belingineering.net जो हमारी एफिलिएट साइट है, उसके थ्रू हम जो ऑटोमोबाइल के पार्ट्स होते हैं वो हम सेल करते हैं। ठीक है ना, इंजन के पार्ट्स हो गया, बाकी ऑटोमोबाइल के पार्ट्स हैं, वो सेल करते हैं। उससे हमें कमीशन मिलता है। अब इस साइट पे हमने जो आज से कह लें कि ये काफी अर्सा पहले हमने एक डोमेन बाय की थी, ऑलमोस्ट $1500 में। ये पाकिस्तानी तकरीबन अब के रेट के मुताबिक तकरीबन मेरा ख्याल है कुछ 7-7.5 लाख रुपए बनता है। इतने में हमने डोमेन बुक की थी। उसके बाद इस पे मेहनत की, 6 महीने इसके ऊपर लगाए, फिर इसने रैंक किया। अब इस पे सेल्स आती हैं, इसके थ्रू सेल्स हो रही हैं, और मंथली बेसिस पे हमें कई $100 जो है ना, वो मंथली बेसिस पे हमें कमीशन के तौर पर आ रहा होता है। अब इस साइड पे हम जब गेस्ट पोस्ट लगाते हैं, इसका डीआर आई थिंक शायद कोई 25 या 30 है। डीए शायद इसका कोई इतना ही होगा। ट्रैफिक इसकी शायद जो एचआरएफ पे शो हो रही है शायद 1200-1300 है। तो लेकिन इसमें जो गेस्ट पोस्ट हम सेल करते हैं, वो उसकी फिक्स प्राइस है $100। इससे 1 रुपया भी कम नहीं करते। उसकी रीजन क्या है कि हमने इतनी मेहनत की है, इतने पैसे लगाए हैं, तो हम सस्ती गैस पोस्ट क्यों सेल करें इसके ऊपर, चाहे इसके मैट्रिक्स लो हैं। लेकिन क्लाइंट इसको पसंद करते हैं, क्यों पसंद करते हैं और पे भी करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि ये आम गैस पोस्टिंग साइट नहीं है, ये जेन्युइन साइट है। गूगल ने इसकी इसकी गैस पोस्ट को वैल्यू ज्यादा देनी है। मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो बताने का मकसद इन शॉर्ट ये था कि स्टैट्स को देख के, मैट्रिक्स को देख के हम कभी भी डिसाइड नहीं कर सकते कि फलां वेबसाइट की प्राइस क्या हो। बड़ी बड़ी अच्छी साइट मैंने बताया ना कि तकरीबन 4 लाख के करीब ट्रैफिक है, 73 इस वक्त उसका डीआर है वेबसाइट का, और पाकिस्तानी हमें 500-600 हज़ार रुपए में मिल जाए। और कई साइटें ऐसी होंगी जिनका डीआर 20-21 होगा, ट्रैफिक मर के जो है 500-600 होगी, और प्राइस क्या होगी, $1000, $500, $200, ये प्राइसेस होंगी। मेरी बात समझ रहे हैं ना। इसलिए इसको हम कभी भी फिक्स नहीं कर सकते। हाँ, हमारा बनता यह है कि जब भी हम डील करें, हम अपनी पूरी कोशिश करें। लेकिन मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जब हम डील कर रहे होते हैं ना, तो आपने कभी शर्म महसूस नहीं करनी। उसने 100 कहा, उन्हें 5 कहने पे शर्म महसूस नहीं करनी। ठीक है ना। वो कौन सा आपके सामने बैठा हुआ है, वो थप्पड़ लगा देगा आपको निकल के बाहर कि 5 मैंने क्यों कहा है? तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप सिंपली उससे बातचीत करें, अगर नहीं मानता तो किसी और तरीके से जरा उससे फाइल करने की कोशिश करें। आपका रोल सिर्फ ये है, आपका फर्ज ये है कि आप कम से कम प्राइस पे डील करें। जब आप सेटिस्फाई हो जाएं कि यार अब इससे कम नहीं आ रहा, तो दैट मीन्स आपने अच्छी डील कर ली। अगर आप सेटिस्फाई नहीं हुए और आपको मजबूरन वो प्राइस लिखनी पड़ रही है लिस्ट के अंदर, तो वो गलत चीज। अगर आपका जमीर मुतमईन हो गया कि मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली है प्राइस कम करवाने की, इससे कम नहीं करवा सकता था मैं, तो दैट मीन्स कि वो प्राइस ठीक है। वो चाहे हाई है चाहे लो है, जो भी है वो प्राइस ठीक है, उसको अपने पास आप नोट कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्लास का टाइम भी हो रहा है वैसे तो। क्वेश्चन चंद एक कर लेते हैं मेरे ख्याल में हम, और मुझे बता दें कि उसके अंदर जो पहले ऑफलाइन ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स हैं, पहले ऑफलाइन वाले कर लें। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट के साथ मैं इंशाल्लाह रूम में बैठ के उनके साथ सेपरेट क्वेश्चन आंसर करूंगा इंशाल्लाह 15-20 मिनट। जी, आपका सवाल था। वेबसाइट देखिए, मोस्टली वेबसाइट जो मुझे क्लेम करती है वो लाइफ टाइम होती है, मतलब साइट हमेशा रहती है ये वाली। जब तक वो उसको रीन्यू करते रहेंगे, उसकी होस्टिंग को फायदा उठाते रहेंगे, वो चलती रहेंगी।
बा- हाँ वो आपके पास रहेंगे, डेफिनेटली रहेंगे। प्राइस उसकी चेंज हो सकती है। तो एक बात सुन लें जी, ये वैसे मैं क्लाइंट वाला जो लेक्चर आएगा मैं वहां बताऊंगा। अच्छा एक चीज आपने जब मेल करनी है ना, जरा एक बात जरा गौर कर लीजिएगा, एक और इंपॉर्टेंट बात है। जब आपकी डील हो जाए किसी वेबसाइट के साथ, तो आपने उसे एक मेल लाजमी करनी है। वो क्या मेल करनी है, उसे कहना है जी आपने कि जब भी आपकी प्राइस, उससे बताना है आपने हमारी इतने में डील हो गई है, अब जब भी आपकी प्राइस अपडेट हुआ करेगी आपने मुझे एक मेल जो है वो लाजमी कर देनी। ये बात समझ रहे हैं ना? वरना क्या होता है कि आज स्टैट्स कुछ और है, बाज पर एक साइड शूट कर जाती है, 2 दिन के अंदर 2 हफ्तों के अंदर उसकी ट्रैफिक यकदम बढ़ जाती है, वो अपना रेट बढ़ा लेते हैं। तो उसे बताना है आपने कि अगर आपने मुझे इन्फॉर्म ना किया तो मैं पुरानी डील कंसिडर करूंगा। ठीक है ना? तो इसलिए आपने उसे मैसेज करना है, ये लास्ट जब डील आपकी हो जाए फिर आपने उसे एक वार्निंग देनी है कि जब भी आपकी प्राइसेस बढ़ेंगी या अपडेट होंगी तो आपने मुझे इन्फॉर्म लाजमी करना है, ताकि लिस्ट के अंदर, अपने डेटाबेस के अंदर मैं उसको नोट करूँ। ठीक है जी? तो प्राइसेस बदल सकती हैं स्टैट्स बदलने के साथ, लेकिन ये है कि बाकी जो चीजें होती हैं वो लाइफ टाइम रहती है डील बनाने से, जब तक डील आपकी है। हाँ जी। नहीं देखिए, जितनी ज्यादा साइट इकट्ठी करेंगे उतना बेहतर है। ठीक है ना? मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके पास हर कैटेगरी की कम से कम 5 से 10 अच्छी साइटें होनी चाहिए, हर कैटेगरी की। अभी 50 मैंने निकलवाई है ना आपसे, 50 को आपने मेल करनी है, आपको 40 का रिप्लाई आना है, उनमें से 30 32 35 के साथ डील आपकी हो जाएगी। ठीक है ना? तो इस तरीके से अब ये जो डीलें आप करेंगे ये आपके लिए फिलहाल स्टार्टिंग के लिए ठीक है काम, लेकिन जैसे जैसे आपका काम बढ़ेगा आपको डेफिनेटली अपना डबल काम। हमारी जो आउटरीच है वो 15 20 हजार आउटरीच है, तो हमने साइट आउटरीच की हुई है। तो आहिस्ता आहिस्ता हम आउटरीच बढ़ाते हैं अपनी। ठीक है जी, आपका सवाल है। ठीक है। है ना, मुझे तो मेन डोमेन पे चाहिए। जी जी। ठीक है तो सब मेन डोमेन, तो आपकी मैंने कितना अपना सब डोमेन से देंगे। अभी बात थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, सब डोमेन क्या है थोड़ी सी लेंथी बात है, मुझे कल याद करवाइएगा। कल आते ही पहली बात ये क्लियर कर देंगे, इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए आपको। तो ईडीओ वाली साइटें होती हैं, हाई अथॉरिटी साइट्स, ये नॉर्मली इन पे सब डोमेन पे ही लिंक मिलते हैं हमें। वो सब डोमेन क्या होती है, उस पे लिंक का क्या फायदा होता है, ये उसकी कितनी वैल्यू है, वो कल बात करेंगे। ठीक है? अपनी वेबसाइट बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपकी अपनी वेबसाइट हो तो ये बहुत अच्छी बात है, एक प्लस पॉइंट है। ठीक है ना? अब देखिए हमारी अपनी वेबसाइट है ना, क्या होता है मैं बता रहा हूँ आपको फायदा क्या है उसका। हमारी वेबसाइट में इंक्वायरी आती है कि हमने जिस तरह हम लोग इंक्वायरी कर रहे होते हैं ना वेंडर्स को, इस तरह हमें भी इंक्वायरी आती है कि हमने आपकी साइट पे गेस्ट पोस्ट लगवानी है। हम उनके गेस्ट पोस्ट लगाते हैं, जैसी लग जाती है मैं उसे फिर पूरी लिस्ट सेंड करते हैं, लो जी ये हमारी 20 हजार साइटें होती हैं, अगर आप इन पे लगवाना चाहें तो इन पे भी लगवा लें। वो उनमें से भी सिलेक्ट कर लेते हैं फिर। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो अगर अपनी साइट हो तो क्लाइंट ढूंढने नहीं पड़ते, क्लाइंट खुद ही आपके पास आ जाते हैं सर। ये फायदा हो जाता है उसका। हाँ जी। ये क्वेश्चन लास्ट से भी था आपका, बस वाइंड अप कर रहे हैं। जी जी। हमने बस चेक करके उसको चेक करना है और क्लाइंट को सेंड कर देना बस। क्लाइंट को सेंड करने से पहले हमें वेरीफाई कर लेना है कि ये लिंक डू फॉलो है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है। हाँ जी, आपका लास्ट क्वेश्चन आज का, ऑनलाइन वाले जो स्टूडेंट्स हैं, क्या इंडियन वेबसाइट्स यूज डेफिनेटली की जा सकती हैं। जी जी। एक नॉर्मल गेस्ट पोस्ट होती है और दूसरी स्पॉन्सर्ड होती है, जो पैसों के बगैर होती है वो गेस्ट पोस्ट होती है, लेकिन बैक एंड पे पैसे चल रहे हैं उसमें भी, लेकिन वो शो नहीं करवा रहा कि मुझे पैसे मिले हैं, सिर्फ उसका मकसद ट्रैफिक होता है। गेस्ट पोस्ट में ट्रैफिक भी होता है, मकसद अथॉरिटी भी होता है। कल का टास्क आपका यही है कि आपने ईमेल एड्रेस बनाने हैं, और ईमेल एड्रेस बना के अगर ऑलरेडी वार्म अप आपके हो चुके हैं आपने उनसे मेले कर देनी। कोशिश करें कल 10 मेले करके आते, ज्यादा ना करें, 10 मेल्स कर दें। जी जी। जी जी। वो 2 क्यों बनानी है मैं कल बताऊंगा आपको, बाकी इंशाल्लाह कल देखेंगे। जो नेक्स्ट जो ग्रुप है बाहर तलाशी लगा हुआ वेट कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है जरा इसको वाइंड कर दें। ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स है सिर्फ 3 4 मिनट वेट करें, मैं इंशाल्लाह रूम में जाके आपके क्वेश्चन का आंसर करूँ।
बिल्कुल ठीक है, वो उसको देख लें। मतलब अगर आप आपस में एग्री ना रहोगे तो मसला नहीं है, जबरदस्त चीज़ है, जबरदस्त रास्ता देंगे। तो ये बात कंफर्म है कि वो एफिलिएट साइट नहीं है, मतलब वो जो साइट है, वो गेस्ट पोस्टिंग साइट। व्हाट इज मीन बाय एड ऑन्स? एड ऑन्स से मुराद होता है जी एडिशनल जो फीचर होते हैं ना, एडिशनल वैल्यू, उसे बोलते हैं एड ऑन। मैंने बाज वेंडर से डील डन की थी उस टाइम, उनके साथ साइट्स का डीए ट्रैफिक बहुत हाई थी, अब उनका ट्रैफिक मैंने चेक किया है तो बहुत कम हो गया है। क्या मैं दोबारा उनको मेल करूं? हाँ जी, दोबारा उनको मेल कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि यार मैट्रिक्स आपके लो हो गए हैं, तो बताएं आप क्या प्राइसेस आपकी होंगी, उसमें कुछ चेंज हुआ प्रैक्टिस में आपका? वैसे नॉर्मली प्राइसेस कम तो नहीं करते वेंडर्स, बढ़ा लेते हैं लेकिन कम करने की बारी कम नहीं करते। when we do when do we have to mail the websites and deal with them? If we do it now, would they wait for us to give them the order? जी बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी कि आपने जब उनको मेल करनी है ना, ये मुझे कल याद करवाइएगा, कल मैं पूरी क्लास में भी इसको बता दूंगा कि जब आपने डील फाइनलाइज कर देनी है उसे उसने उसके बाद वो आपसे आर्टिकल मांगेंगे, आपने कहना है यार आर्टिकल जैसे ही हमारा रेडी होगा हम आपको फॉरवर्ड कर। तो इसमें वो वेट कर लेते हैं, उन्हें पता है कि फ्रीलांसर है, जब इनके पास क्लाइंट आना है फिर इन्होंने ये काम करवाना है, तो वो वेट कर लेते हो। आज से ईमेल हाँ जी, आज से मेल करना शुरू करेंगे वो। अगर हम वेंडर्स वेबसाइट आउटरीच की है पहले, उनका डीएडीआर से मैंने बता दिया जिसके। अच्छा जी, ये कहता जी कि उनका डिफरेंस अगर आ जाए तो कोई इशू नहीं। मैंने आपसे कहा था कि अ, ये जो डाटा हमारे अपने पर्सनल रिकॉर्ड के लिए होता है, क्लाइंट उसको रीचेक करता ही करता है, और क्लाइंट को आप बता दें यार ये हमारा डाटा अपडेटेड नहीं है, ये हमने इतने अर्सा पहले चेक किया था इसको। या उसमें फिर ये होता है, हमारी प्रैक्टिस तो ये होती है कि हम उसे मंथली बेसिस पे अपडेट करते रहते हैं डाटे को। हर महीने बाद उससे डाटे को अपडेट कर लेते हैं। कुछ साइट्स का कॉन्टेक्ट में ईमेल एड्रेस कोड में लिखा होता है, ऐसा क्यों होता है? जी बिल्कुल, ये भी अच्छा सवाल है। ऐसा ऐसा इसलिए लिखा होता है कि गूगल उसको पिक ना कर सके। मैंने बताया ना, जिस जिस बंदे ने, जिस वेबसाइट ने ओपनली अपना ईमेल एड्रेस दिया होता है, गूगल उसको हाईलाइट कर लेता है, उसको मार्क कर लेता है कि ये गेस्ट पोस्टिंग सेलिंग वेबसाइट है। तो अगर आप इस कोड वर्ड में दिया होता है, गूगल उसको पिक नहीं कर पाता, तो उसका मतलब ये होता है कि वो गेस्ट पोस्टिंग सेलिंग वेबसाइट नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद Shadi. And also, if the client want to post in a different website which we never had made a deal with, but तो उनके साथ डील करनी पड़ेगी ना आपको, उनको मेल करके अगर अप्लाई आपको आता है तो डील कर लें, वन अगर डील नहीं कर पा रहे तो फिर देखा होता है फेसबुक पे, फाइबर पे लिख के सर्च कर लें कि अगर किसी के पास अगर है वो साइट, तो पता कर लें। तो उसमें फिर होता है कि हम आगे इसको आउटसोर्स कर देते हैं ना। फेसबुक में फर्ज करें किसी बंदे के पास वो साइट है, तो हम क्या करेंगे, हम क्लाइंट से ऑर्डर पकड़ लेंगे, और बजाय डायरेक्ट वेंडर से काम करवाने से, वेंडर का अप्लाई तो नहीं आ रहा हमें, तो हम बजाय वेंडर से काम करवाने के हम क्या करेंगे, वो जो फेसबुक से बंदा मिला है उससे काम करवा लेंगे, लेकिन वो ट्रस्ट वर्दी होगा कि नहीं होगा, ये इस पे बात करनी है अभी इंशाल्लाह एक दो लेक्चर्स के बाद, कि किस तरह से स्कैम से बचा जाए। फेसबुक पे अगर आपने ऑर्डर लगवाना है या गेस्ट पोस्ट लगवानी है तो उस पर स्कैम से कैसे बचना है, ये इंशाल्लाह हम देखेंगे लेक्चर में। अच्छा जी, ऐसी वेबसाइट इनका तल्लुक कानूनी चारा जो इसे हो, क्या इनको मद्देनजर रखा जाना चाहिए? अगर हाँ तो क्या इनकी कैटेगरी अलग या मल्टी में? क्या ऐसी वेबसाइट जो मुसाके तौर पर खेल के वाले से उनकी साइट पर तमाम खबरें भी किस मतलब ऐसी स्पोर्ट्स कैटेगरी में रखें या न्यूज़ कैटेगरी के अंदर? स्पोर्ट्स में रखेंगे इसको लिए। आमतौर पर कुछ साइट्स ऐसी हैं जिनमें फर्क करना थोड़ा मुश्किल न्यूज़ की किसी मखसूस कैटेगरी के, कैसे हैंडल करें? उनमें कैटेगरीज देख लें, उसका फिलहाल ये होता है कि आप उस पे जो भी कैटेगरीज बनी हुई है, जो जो उसके पेजेस बने हुए हैं, उस साइट है लेकिन इसके अंदर ये कैटेगरीज, इन साइट्स पर तमाम कैटेगरी हो, लेकिन इनमें सिर्फ न्यूज हो पर कैटेगरी की, तो क्या ये मल्टीपल में आएंगे? जी मल्टीपल में आएंगे।
अच्छा, पहला क्वेश्चन आपका जी, कानूनी चारा जोई से हो तो कर सकते हैं। लॉ वेबसाइट्स है ना ये लॉ वेबसाइट्स कहलाएंगे। वेंडर साइड का DADR ट्रैफिक नोट हो गया, और यूएसपी पर क्लाइंट का कैसे सर्च करेंगे इसका बता दें। देखिए मैंने आपको बताया था, तंजीम शहजाद साहब हैं। अगर ये तमाम लेक्चर है ना, आज हमारे वेंडर लेक्चर क्लोज हो गए हैं। अगर ये तमाम लेक्चर हमारे क्लाइंट्स के बारे में है तो इंशाल्लाह उसके ऊपर वन बाय वन करके देखेंगे कैसे क्लाइंट होते हैं। अच्छा जी, व्हाट डज द क्लाइंट लुक फॉर इन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर हर क्लाइंट की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। मोस्टली क्लाइंट्स ट्रैफिक देख रहे होते हैं। कुछ क्लाइंट्स जो है ना अथॉरिटी सिर्फ अथॉरिटी देख रहे होते हैं, कुछ क्लाइंट्स कहते हैं अथॉरिटी भी अच्छी हो, ट्रैफिक भी अच्छी हो। तो हर क्लाइंट की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इसी ईमेल की जगह याहू की ईमेल, जीमेल की जगह याहू की ईमेल यूज कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, इसमें तो आपको खास इशू नहीं है। हाउ वी विल डू लिंक सेशन आर्टिकल, हम नहीं करेंगे। हम वेंडर को मेल करेंगे कि फलां आर्टिकल है आपका, इसके अंदर फलां जगह में लिंक लगा। तो वो लिंक सेशन वेंडर ने करनी है, हमने सिर्फ उसको इंस्ट्रक्शन देनी है। अगर क्लाइंट को हमने डाटा दिया और उसने खुद आउटरीच कर लिया तो देखिए, मैंने इस बात को आंसर शुरू में किया था, आई थिंक फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में। तो ऐसा होता है, लेकिन ऐसा होता है मोस्टली अगर पाकिस्तानी या इंडियन क्लाइंट्स हो तो वो ऐसा करते हैं। जो प्रॉपर रियल क्लाइंट्स हैं वो कभी भी। लिंक सेशन का आर्टिकल कहाँ से आएगा। आर्टिकल हमने खुद बनाना होता है। देखें, मैंने तो पहले एक्सप्लेन किया ना, हमने क्लाइंट को साइट बता दी, ये हमारी साइट जिस पे आप गेस्ट पोस्ट लगा सकते हैं। क्लाइंट ने वो साइट देखी, उसने कहा जी इस साइट मैंने गेस्ट पोस्ट नहीं लगानी, मुझे इस साइट के फलां आर्टिकल लिंक लगा दें। तो ये हमें क्लाइंट बताना है कि फलां आपकी फलां साइट के अंदर फलां आर्टिकल है, उसके अंदर लिंक लगाना है, तो वो हमें बताएगा। हम सेम इंस्ट्रक्शन जो है फॉरवर्ड कर देंगे वेंडर को, वेंडर हमारा काम कर देगा। आर्टिकल हमने खुद बनाना होता है, खुद ना, ये नहीं बनाना होता, राइटर से लिखवाना होता है। हम याहू से मेल कर सकते हैं, वो इनबॉक्स में जाएगी, जी जाती है। लेकिन यहाँ देखिए इसका ताल्लुक होता है, अगर जीमेल अगला बंदा आपको स्पैम रिपोर्ट करेगा ना, अगला याहू से मेल किया आपने लेकिन अगले बंदे ने आपको स्पैम रिपोर्ट कर दिया, वो चाहे अगले बंदे की ईमेल जीमेल वाली है या याहू वाली कोई भी है, तो वो काम खराब हो जाएगा। तो इस मर्जी से मेल कर सकते हैं। डू फॉलो और नो फॉलो में क्या डिफरेंस होता है, ये मैंने शुरू में काफी डिटेल से बताया था फर्स्ट लेक्चर में भी। शॉर्टली बता देता हूँ कि जो डू फॉलो होता है, डू फॉलो लिंक अगर हो उससे क्लाइंट को ट्रैफिक भी मिलती है, क्लाइंट की साइड को पावर भी मिलती है, अथॉरिटी मिलती है। अगर नो फॉलो लिंक हो, इससे क्लाइंट को ट्रैफिक मिलती है, इससे क्लाइंट की साइड को पावर या अथॉरिटी नहीं मिलती। 3 4 ईमेल क्रिएट करना जरूरी है, अगर एक ईमेल एड्रेस भी हो तो हम काम चल जाएगा, या फिर जरूरी है कर लेंगे, दो दो करने जरूरी है। मैं कल इसकी रीजन मैं कल बताऊंगा आपको क्लास के अंदर। बाउंस ईमेल का क्या करें, करने हैं उनको दोबारा सेंड करें या छोड़ दें, उनको छोड़ दें, क्योंकि अगर बाउंस होगी इसका मतलब क्या है कि वो मेल डिलीवर नहीं होगी। उस पर बार बार ट्राई नहीं करना आप। जिन वेबसाइट्स में न्यूज लिखा हो उन पर आर्टिकल लगवा सकते हैं, जी लगवा सकते हैं, बिल्कुल न्यूज टाइप की कैटेगरी के अंदर आते हैं। इंश्योरेंस कंपनी भी गैस पोस्ट देती है जी, बिल्कुल देती है। What does the price bid depend on while pitching it to the vendor? देखिए मैंने पहले बता दी, मैंने अभी क्लियरली बताया था कि ये सवाल नहीं करना है उससे, क्योंकि इसके अंदर बात वही है कि हम खुद जज नहीं कर सकते। हमारा बस ये है कि अगर फर्ज करिए उसने आपको 100 कहा है, आप 5 10 कह दें, 200 का है तो आप 15 20 कह दें, अगर 300 का है तो उसे कोई 20 25 कह दें। तो इस तरीके से आप कोशिश करें कि लोएस्ट प्राइस से स्टार्ट करें ताकि डील आपकी कम से कम प्राइस करें। तुम्हारे पास ऑलरेडी जीमेल अकाउंट है, इनको भी यूज किया जा सकता है, जी कर सकते हैं। एक साइड है फैशन की, पोस्ट ही कहेंगे इसको या प्रेस रिलीज। अच्छा ये तो गेस्ट पोस्ट है ना ये वाली। प्रेस रिलीज पे बात करेंगे, वो लास्ट लेक्चर के एंड पे बात होगी आपसे इंशाल्लाह। तो फिलहाल गेस्ट पोस्ट में बात कर रहे हैं, प्रेस रिलीज पे बात नहीं करेंगे। ठीक है जी। जी इसके अलावा कोई सवाल जी आपका, एनी अदर क्वेश्चन।
जी, ऑल क्लियर। कोई मसला अगर है तो मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। अब जैसे फैशन की वेबसाइट है और उसमें में गए ना आपके, गूगल जब सर्च करते हैं तो फिर तो देखें, जो गेट न्यूज 360 है, इसको ओपन करेंगे ना तो उसके अंदर बहुत ज्यादा कैटेगरीज होंगी। फैशन भी होगा, ब्यूटी भी होगी, हेल्थ भी होगी, टेक भी होगी। तो ये जनरल साइट होगी। सर्च की बात करें ना आपके, जब सर्च करते हैं तो फिर ऐसा हो जाता है। कुछ साइट मैंने शुरू में बताया था, कुछ साइटें आपको प्योर उस कैटेगरी की मिलती हैं, और काफी साइटें आपको वहां से जनरल मिलती हैं। जनरल, ये जनरल साइट है गेट न्यूज 360। जी, बताएं जी, क्या बात कह रहे हैं। अच्छा, फेसबुक पर क्लाइंट ने साइन लगाया होता है, हम अपने डाटा फॉरन फाइंड करेंगे। ये मैंने आई थिंक बताया था, इसके बारे में बात हमारी हुई थी, क्लियर किया था इसके बारे में। पर क्लाइंट ने कोई कहा जी मुझे फलां साइट चाहिए, आपने क्या करना, अपनी शीट खोलनी है, और शीट खोल के आपने कंट्रोल दबा के एफ प्रेस, साइट पेस्ट। अगर अगर वो साइट आपके डाटा बैंक में हुई तो यहाँ पे शो हो जाएगा कि 1 आउट ऑफ 1। ये एक साइट इस तरह की मौजूद है। आजकल होता है कि क्लाइंट ने HTTPS लगा के लिखा होता है, और आपने अपनी शीट में इसके बगैर डाली होती है साइट। तो फिर आप एहतियात ये करनी है कि अगर नहीं मिल रही साइट पे तो यहाँ तो शो, अगर नहीं हो रही तो फिर इसको जरा रिमूव करके देखें। इसको रिमूव करके देखें। तो इस तरीके से क्या होता है कि आप यहाँ कंट्रोल F दबाएंगे, फिर अपनी साइट एंटर करेंगे जो आप तलाश करना चाहते हैं। अगर तो आपके डाटा बैंक में होगी तो यहाँ पे शो हो जाएगी, और यहाँ पे वो हाईलाइट भी हो जाएगी, ये हाईलाइट होगी। वेंडर अप्लाई नहीं कर रहा, उसको 3 दिन बाद फॉलो अप कर लें। और मेल ट्रैक आपने ऑन किया, मेल ट्रैक क्या काम। देखिए, मैंने एक बात, ये फर्स्ट लेक्चर में आई थिंक ये बातें हमारी हो चुकी हैं सारी, कि जब हम देखें राइट फॉर अस लिख के सर्च करते हैं ना, मैंने लिखा राइट फॉर अस फैशन, हमने राइट फॉर अस फैशन लिख के सर्च किया, तो अब हमारी सर्च के अंदर वो साइटें आएंगी जो फैशन की हैं, और हमारी सर्च के अंदर वो साइटें भी आएंगी जो हैं तो न्यूज वाली, लेकिन उन न्यूज वाली साइटों के अंदर फैशन की कैटेगरी, फैशन रिसर्च किया ना, अब चाहे वो फैशन की साइट है, और चाहे किसी साइट के अंदर सिर्फ फैशन की कैटेगरी मौजूद है, वो हर तरह की ये साइटें हमारी सर्च में आ जाएंगी। तो प्योर साइटें भी आती हैं, और फैशन की कैटेगरी वाली साइटें भी हमारे सामने आ जाती हैं। वो जनरल साइटें भी हो सकती हैं, और वो न्यूज टाइप साइटें भी। आर्टिकल के बारे में क्लाइंट हमें बताएगा, और उसका मुताबिक आर्टिकल बनवाना हमारा काम होता है। क्लाइंट ने हमें बनवा के, देखिए दोनों कैसे होते हैं, बास का क्लाइंट हमें लिखवा के देता है, और बास का क्लाइंट कहता है "जी, आप लिख के दें मुझे आर्टिकल"। तो हम फिर उसके क्लाइंट से एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करते हैं आर्टिकल लिखने। फेसबुक से क्लाइंट्स कैसे फाइंड करते हैं, और नेक्स्ट ये क्लाइंट बात भी होनी है हमारी उनके साथ। मैंने भी कुछ देर पहले बताया कि हमारी vendor की बातें क्लोज हुई हैं, clients की बात कल से स्टार्ट करनी है इंशाल्लाह। तो सारी चीज करेंगे, लिंक्डइन पे कैसे करना है, फेसबुक से कैसे करना है, ये सारी बातें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे हम। पूरा पूरा लेक्चर है इनके ऊपर। अगर टूल बाय करें तो करेंगे तो उस लैपटॉप या डेस्कटॉप दोनों पे सेम टाइम यूज कर सकते हैं। वैसे तो ये डिवाइस अलाउ करती है कि एक वक्त में आप एक डिवाइस पे से लगा, या एक ही साइड में हेल्थ फैशन टेक की गेस्ट पोस्टिंग लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। अगर तो वो जनरल साइट है तो जनरल साइट तो खुद कहती है कि जो सी मर्जी कैटेगरी लगाएं। लेकिन अगर प्योर हेल्थ की साइड है ना, फिर वो आपसे कहेंगे वो आर्टिकल लगाना है। अगर प्योर साइड है फिर वो आपसे सिर्फ फैशन का आर्टिकल लगाना है। अगर तो प्योर साइटें हैं तो फिर वो उसी निश के आर्टिकल एक्सेप्ट करती है। लेकिन अगर जनरल साइटें हैं तो फिर वो हर तरह के आर्टिकल एक्सेप्ट करें। फेसबुक से क्लाइंट कैसे फाइंड करने हैं, इस पे आज लेक्चर। जब पोस्ट डालें तो किस कैसे जल्दी इंडेक्स करते हैं, जल्दी इंडेक्स करवाने का। देखिए, वो कंसोल में जाकर रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, तो वो एक जरा डिफरेंट चीज हो जाएगी। वो जब SEO का लेक्चर हमारा होगा
तो वहाँ इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे। फिलहाल अभी थोड़ी सी इररेलेवेंट बात हो जाएगी ना ये वाली, मतलब एसईओ का लेक्चर तब बात कर लेंगे इसके ऊपर कि वो कंसोल में जाके किस तरह रिक्वेस्ट करनी है इंडेक्स की। ठीक है जी, नहीं जी, बाकी इंशाल्लाह कल बात करेंगे मतलब आपके साथ, और कल भी पैटर्न यही रखेंगे, पहले हम लेक्चर करेंगे इंशाल्लाह, और उसके बाद आगे फिर लेक्चर के बिल्कुल एंड पे इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। थैंक यू सो मच जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।